विकास चेतना सप्ताह के निमित्त आपके नवयुग कॉलेज के इस हॉल में पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आपके कॉलेज और स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के कोलैबोरेशन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए और हमारे जीने के लिए दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी के निमित्त एक अच्छा संदेश जाए, हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो साथी हैं, उन सबको समाज के लिए एक अच्छा मैसेज जाए, इसके लिए हम सब लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर के 25 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर का जो एक सप्ताह होता है, वैसे भी उसको विकास चेतना के नाम से संपूर्ण भारत राष्ट्र में एक मुहिम लेकर के चलती है। अब इसी के निमित्त मैं जिला संयोजक सौरवर्धन जी को परिसर गीत के लिए आमंत्रित करता हूँ। निश्चय से ठान लिया है, होंगे सब सपने साकार, सकल विश्व में गूंज रही है, भारत माँ की जय जयकार, आनंदित हो छात्र यहाँ, परिसर में खुशहाली हो, अर्थपूर्ण हो सबकी शिक्षा, मंगल करने वाली हो, कला खेल सेवा जलवायु, हर परिसर में हो विस्तार, अखंडता शाश्वत रखने को, हमें मिटानी दूरी है, किंतु किसी भी कट्टरता का अब प्रतिकार जरूरी है, न्याय मांगती है ललनाएं, आओ सब मिल करे विचार, सब शिक्षित हो सृजन करे, स्वरोजगार के साधक हूँ, निज निर्भरता स्वाभिमान हो, कभी न कोई बाधक हो, दे दिशा में परिषद यात्रा, ओ भारत विराट साकार, दृढ़ निश्चय से ठान लिया है, होंगे सब सपने साकार, भारत माता की, भारत माता की। आलोक धवन जी, डॉक्टर अखिलेश निगम जी और इस कॉलेज की ऊर्जावान यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला जी को एक साथ मंच पर आमंत्रित करें। जो मंच हम सबके मध्य है, ये वास्तव में हमें लगता है कि भारत राष्ट्र के गौरव और हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा मंच होगा, क्योंकि भारत देश की जो बहुत बड़ी बड़ी हस्ती हैं वो हम सब आपके मध्य में हैं। इसी क्रम में अब मैं जो भी मंचासीन हमारे अतिथि हैं उनका परिचय कराना मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, क्योंकि आप जो मंच पर हम लोगों के मध्य में हैं वो हम सबके रोल मॉडल हैं। इसी के निमित्त आप प्रोफेसर आलोक धवन जी हैं। आप वर्तमान में सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, एक पीजीआई में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा संस्थान है, उसके आप वर्तमान में निदेशक हैं। आप पूर्व में लखनऊ में ही आपके एक IITR है, इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, जो CSIR के माध्यम से चलता है, आप उसके भी डायरेक्टर रहे हैं। साथ ही साथ आपने अपने जीवन में बहुत सारे पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में आपने बहुत सारे अच्छे कामों के लिए आपको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। आपकी शिक्षा MSc लखनऊ विश्वविद्यालय से, आपकी PhD बायोकेमिस्ट्री विभाग से और आपको DSc UK से आपने अपना कंप्लीट किया है। साथ ही साथ में आपके लगभग 150 से अधिक पब्लिकेशंस हैं, जिनका साइटेशन लगभग 12,700 है। आपके पास लगभग 30 से अधिक किताबों का लेखन है
और आपको उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो या आप दूसरे देशों की बात करेंगे तो आपके पास 1 दर्जन से अधिक पुरस्कार हैं जिनका परिचय कराना आप हम सबके मध्य में सर आप आए और हम सभी बच्चों को अपना मार्गदर्शन देंगे कि हम सबके लिए गौरव की बात है। इतने बड़े वैज्ञानिक के साथ बैठना और उनके साथ रहना ये छोटे बच्चों का एक सपना होता है और हमें लगता है आज इन बच्चों का सपना साकार होता दिख रहा होगा। क्योंकि आलोक धवन के पास पहुंचना अपने आप में एक गर्व होता है। जब हम लोग नहीं जानते थे तो केवल सुनते थे कि आलोक धवन जी हैं और एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, लेकिन हम सब लोग आप अपने साक्षात दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि आपके स्वभाव से हम लोगों को एक नई शिक्षा मिलेगी कि हम जितने भी बड़े रहेंगे हम सहजता के साथ सबके साथ मिलते रहेंगे। आप हमारे मध्य में एक और विशेष परिचय है, आप डॉक्टर अखिलेश निगम जी हैं। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में DIG हैं, एक सहकारिता विभाग है उसमें आप DIG हैं। आपकी शिक्षा M.Com, LLB और हिंदी विषय से PhD हुआ है। आप अपने नौकरी के साथ साथ में सामाजिक सेवा के साथ साथ में आपका पठन पाठन का कार्य भी लगातार चल रहा है और आप समाज को एक नई दिशा देने के लिए आज समाज में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे युवा हमारे नशे के खिलाफ नशे का सेवन करते हैं तो उसके खिलाफ एक मुहिम चलाते हैं और सर का एक उत्कृष्ट काम भी रहा है। आप जिस विभाग में हैं वहाँ पर जो आपके ऑफिस के लोग होते हैं आप सबसे निवेदन करके आग्रह करके आपके ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं उन सब लोगों ने सर के साथ मिल करके एक मुहिम चलाई और जितने लोग नशा करते थे उन सभी लोगों ने नशा करना बंद कर दिया है। तो एक नौकरी के साथ सामाजिक सेवा में काम करना, साथ ही साथ में एक डायनेमिक लेडी जो आपकी कॉलेज की प्राचार्य है और साथ ही साथ में आप सबका हमारी बड़ी बहन है। कभी हम लोगों को प्राचार्य जैसा रूप नहीं देखना पड़ता है तो बच्चों के लिए सहज है, सरल है और आपके कॉलेज में जब भी कोई कार्यक्रम कराना होता है तो मंजुला दीदी का सानिध्य हम सबको मिलता है। आप प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी हैं। आपकी शिक्षा MA इकोनॉमिक्स PhD इकोनॉमिक्स से है। आप वर्तमान में इस कॉलेज की प्राचार्य हैं, साथ ही में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष हैं। आप इससे पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर की अध्यक्ष रह चुकी हैं। आप भी अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए एक विशेष पहचान रखती हैं। तो नारी शक्ति का समाज में रहना और समाज के लिए काम करना एक बड़ी चुनौती होता है। तो हमें लगता है कि नारी शक्ति के रूप में आप जितनी भी हमारी बहनें हैं जो अपने घरों में रह करके बंद घरों में रहती हैं, उनको लगता है कि हमारे पंख नहीं है, हम कैसे उड़े, तो उनको आपको अपने प्राचार्य जी से कुछ सीखना चाहिए कि हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। समाज के कई सारे कार्य दीदी करती रहती हैं, कॉलेज का भी समय देना और सामाजिक संगठनों में भी काम करना दीदी के माध्यम से हम सबको सीखने का अवसर मिलता है। आपने लगभग 5 से अधिक पुस्तकें और आपके लगभग 50 से अधिक पब्लिकेशंस हैं और बहुत सारे अवार्डों से आपको भी नवाजा गया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज इतना अच्छा और इतना योग्य मंच हम सबके मध्य है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है क्योंकि जब भी हम लोग कोई नया काम करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में धरती पर पूजा जाता है। तो हमें कुछ नया करना होता है जब तो कुछ ना कुछ अनुभव लेकर के हमको चलना होता है। तो आज की जो संगोष्ठी है इस संगोष्ठी का मतलब केवल जागरूकता है और हमें अपने जीवन के लिए और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए जैसा कि हमको ऑक्सीजन, पानी, जंगल, जमीन और जानवर जैसा हमने अपने जीवन में देखे हैं वैसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी देखे। इसके लिए आप सबसे आग्रह करने के लिए उनको संरक्षित करने के लिए ये आज संगोष्ठी की जा रही है। अब मैं मंजा सिंह अतिथियों का परिचय तो हो गया है। अब स्वागत के लिए मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर आलोक धवन जी के स्वागत के लिए मैं काजल शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और सर को एक पौधा देकर के नहीं बाद में एक पौधा देकर के सर को भेंट करें। प्रतीक होते हैं हम सबके लिए कि हमें भविष्य में संरक्षित करना।
मैं स्मृति चिन्ह के लिए प्रोफेसर नीतू सिंह जी से आग्रह करता हूं कि हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर आलोक और आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अखिलेश निगम जी को आग्रह करता हूं कि सर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। सम्मान की इसी कड़ी में मैं प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी के सम्मान के लिए मैं महिमा चौधरी जी से आग्रह करता हूं कि अभी हमारे मध्य राहुल गौर जी भी आ ही रहे होंगे, तो अब दीदी को स्मृति आप हमारे भी अनुज जी हैं। आप अनुज जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ विभाग के जी हैं। आप लखनऊ महानगर के हमारे ईशा मिश्रा जी हैं। आप इस पश्चिम जिले के जिला परिषद हमारे भी तुषार जी हैं। आप लखनऊ महानगर के शामिल। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है और कहते भी हैं लोग कि युवा के माध्यम से ही किसी भी देश या राष्ट्र का जो कल्याण है वो युवाओं के माध्यम से होता है। युवा के लिए सबसे अच्छा माध्यम हम सबके लिए माना जाता है। जैसे देश की चौकी की रक्षा के लिए, देश की सीमा की रक्षा के लिए हमारे सैनिक लोग होते हैं, वैसे देश के अंदर अच्छी वायु मिले, अच्छा जल मिले, अच्छी हवा मिले, अच्छा खाने। 90 में ऐसे ही हमारे कुछ छात्र जिनके मन में कुछ ऐसे ही हमारे प्रोफेसर जिनके मन में एक संकल्प आया कि हमें इस राष्ट्र के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो प्रोफेसर श्री थे उस बांध के किनारे जो वृक्ष लगे होते थे उन पर हाईवे बनाने के लिए सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था किसी एक बड़े ठेकेदार को, और उससे करीब में 10 लाख से अधिक पेड़ों को काटे जाना था। तो विद्यार्थी परिषद और एसएफटी के कार्यकर्ताओं ने कैसे जंगल हमारे सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, उनके लिए एक लंबी यात्रा निकाली और जिसको हम लोग ध्येय यात्रा के रूप में हम लोग मनाते हैं। और आज हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति का ही बल है कि ना तो वो वन कटे हैं और उस नदी के किनारे जितना भी पानी पीने योग्य, सभी लोग घाट के किनारे मध्य प्रदेश में नदियों से पानी पीते हैं, तो उस समय पानी जो था वो पीने योग्य नहीं था। तो उसके लिए हम सब लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है उसको बहुत सारे ज्ञापन दिए। आज उसी का प्रतिफल है कि नदी के किनारे के सभी घाट सुरक्षित है और वहाँ पर पीने लायक पानी है। ऐसे सिप्रा नदी के संरक्षण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भी जल जंगल जन जानवर और जमीन है, ये 5 जो तत्व हैं जो इस हमारे मानव नेचर के लिए सबसे उपयोगी हैं, उनके संरक्षण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाना है। तो आज के मुख्य वक्ता हम सबके मार्गदर्शक प्रोफेसर आलोक धवन जी सर से मैं आग्रह करता हूं कि आप आए और हमारे ये ऊर्जावान बच्चों को ज्ञानवर्धक बातों से अपने भाषण से मार्ग प्रशस्त करें।
धन्यवाद। मंच पे आसीन बहुत ही अति उत्तम विद्यालय महाविद्यालय की प्राचार्य, हमारे साथ बैठे पुलिस उप महानिदेशक जिन्होंने हिंदी में PhD करी। मुझे बोलते समय भी सोचना पड़ेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आप जैसे एक बहुत ही होनहार पुलिस के कर्मठ कर्मी हमारे बीच उपस्थित है। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि एक वैज्ञानिक होने के नाते आपके साथ मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सबसे ऊपर हमारे जो ऊर्जावान बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, आपका अभिनंदन मैं वंदन करता हूँ कि आज के दिन आप हम लोग के साथ जुड़े एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि आपका एक हिस्सा है। तो मैं इंद्रेश जी से बात कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम एक लय में कह जाते हैं लेकिन उनका मतलब नहीं समझते। और मैं आपको कुछ कहानियाँ बताऊंगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि जीवन एक अपने आप में कहानी है। तो अगर आप कहानी समझ लेंगे, याद रखेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ याद रह जाएगा। भाषण तो लोग आके देते चले जाते हैं, याद नहीं रहता। तो एक दफ़े RDSO यहाँ पर एक संस्था है रेलवे से, वहाँ पर मुझको बुलाया गया कि इंजीनियर्स को आप एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हैं उनको आप संबोधित कर दीजिए और बताइए कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करना चाहिए। उस समय मैं टॉक्सिकोलॉजी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था। तो मैं वहाँ पे गया तो एक तो मतलब जितने लोग का इंट्रोडक्शन हुआ सब अंग्रेजी में हुआ। तो मैंने कहा साहब मैं तो हिंदी में बोलूँगा, आप लोगों में से किसी को भी वहाँ से 30-35 इंजीनियर जाऊँगे, सब 25 साल से ऊपर काम कर चुके थे RDSO में। तो उन्होंने कहा कि आप वैसे कोई जना ऐसा है जो हिंदी नहीं समझता है। तो एक आदमी ने अपना हाथ खड़ा किया। हमने कहा साहब हिंदी में आप जो गंदे शब्द समझ लेते हैं? कहते हैं हाँ। तो हमें बस आप मेरी स्लाइड समझ जाएंगे। स्लाइड अंग्रेजी में बोलूँगा मैं हिंदी में। तो पहली चीज़ मेरी समझ में ये आई कि जब तक आप भाषा नहीं समझेंगे आप उसके पीछे का आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि जितने भी आप लोग बैठे इंजीनियर से 25 से 35 साल के बीच आप काम कर चुके हैं RDSO में, एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? आज इसी की चर्चा होनी है, एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है ये बताएं। सब लोग ने मुझको एग्जाम्पल बताना शुरू कर दिया, डेफिनेशन कोई नहीं बता रहा। अब आप देखिए एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हैं जो 35-35 बरस RDSO में गुजार चुके हैं, उनको ये नहीं मालूम एनवायरनमेंट क्या है। ये लिखना दीजिएगा। तो क्यों नहीं उनको मालूम है? क्योंकि ये भाषा हमारी नहीं है। ठीक है। तो अब क्योंकि मैं वहाँ भी गया तो मैं नहीं अपने आप को बहुत ऐसा मानता हूँ कि हर चीज़ मैं ज्ञाता हूँ हर चीज़ का। तो मैं भी जब गया तो हमने चलो एक बार हमें मज़ा आता है देखिए डिक्शनरी में इसका उद्गम कहाँ हुआ। तो एनवायरनमेंट का उद्गम कहाँ से हुआ ये मैं पढ़ के गया। तो मैंने कहा लोग पूछे इन लोगों को क्या मालूम है कि उद्गम इसका फ्रांस से हुआ। फ्रेंच वर्ड है एनवायरन, जिसको कि सराउंडिंग कहते हैं। तो मैंने उनको जब बताया तो उन्होंने कहा था बात तो ठीक है। फिर हमने चलिए इसे छोड़ दिया। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? उनका सब पर्यावरण बोलते हैं। हमने पर्यावरण का मतलब बता दिए, नहीं मालूम। अब आप सोचिए पर्यावरण का मतलब नहीं मालूम। तो हमने चलिए भाई इसके लिए हम आपको आसान कर देते हैं। पर्यावरण हमने कहा आप संधि विच्छेद समझते होंगे, हाई स्कूल पढ़े थे, बोले हम पढ़े थे। तो हमने संधि विच्छेद करिए, परी अलग कर दीजिए, आवरण अलग कर दीजिए। आवरण समझ में आता है आपको? बोले हाँ सब आवरण समझ में आता है। हमें वो बताइए क्या बोले जो हम पहने। हमने कहा एकदम गलत। पहला आवरण आपकी त्वचा, पहला आवरण, ये दूसरा आवरण, तीसरा आवरण आप जो पहनो। अगर आप त्वचा को अपना आवरण मान लें और परी मतलब चारों तरफ से, तो हमने कहा पर्यावाची मान सकते हैं, आवरण का पर्यावाची, या चारों तरफ से परिप्रश्न समृद्धि बोलते हैं। चारों तरफ से आप सवाल पूछे तो आपकी समृद्धि होती है। इसी प्रकार से हमने कहा अगर आप पर्यावरण आवरण के पर्यावाची को आप पर्यावरण मान लें तो आप कभी क्या पोल्यूट करें, कभी गंदा करें, कभी नहीं करें। कौन चाहेगा कि अपनी त्वचा के ऊपर वो गंदगी फेंके? कोई नहीं चाहेगा। तो जिस दिन हम ये समझ जाएं कि पर्यावरण हमारा ही आवरण है या हम उसका एक अंग है। अभी हम मानते हैं कि पर्यावरण कुछ और है, हम कुछ और है, हम गंदा करते रहे, हमको मतलब नहीं, हम ठीक रहें। ऐसा एकदम गलत धारणा है आपके अंदर। मैं बच्चों को खासतौर कहना चाहूँगा कि हम लोग जो अपना बचपना बीता या हमारी जो संस्कृति रही, भारतीय सभ्यता रही, उसमें इसीलिए हर एक चीज़ को भगवान माना गया। जो भी चीज़ जिंदा है, लिविंग है, उसको भगवान माना गया। क्यों? कि हर चीज़ का एक रोल है एनवायरनमेंट में, उसको प्रिजर्व करने में, इकोसिस्टम प्रिजर्व करने में। हर एक प्रजाति का एक अपना रोल है। खाने के लिए आपको सिर्फ वही अलाउड था जो सीजनल होता है। आप
जो पेड़ हैं या जो जानवर ऐसे हैं जो कई साल कई वर्ष जिंदा रहते हैं, आप उनको मार नहीं सकते, ठीक है। जो सीजनल जानवर हैं या सीजनल पेड़ पौधे उन्हीं को खा सकते हैं आप। इससे हमारा पूरा एनवायरनमेंट या हमारा पूरा इकोसिस्टम बैलेंस रहता था, एक सस्टेनेबल सिस्टम था। फिर हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भागे, जैसा हमने देखा उसमें कई चीज़ें हैं, खैर ये तो अलग बात है। और धीरे धीरे करके हमको ये समझ में आया कि ये अनसस्टेनेबल है, एनवायरनमेंट के लिए भी, ह्यूमन के लिए। और यही चीज़ विदेशियों को समझ में आया, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, SDG बना दिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर आप पढ़ेंगे तो वही चीज़ें जो हिंदुस्तानी करके आ रहे थे जिंदगी भर। अब विदेशियों को समझ में आया कि जो ये भारतवर्ष कर रहा था या भारतीय सभ्यता थी वही ठीक थी, वही सस्टेनेबल थी। कॉन्क्रीट के जंगल बनाना सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ठीक है। जिस तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन हर दूसरे साल फेंक दी जाती है, सस्टेनेबिलिटी नहीं। तो अब वो कह रहे हैं नहीं भाई, अब इस तरह के मोबाइल बनाइए, इस तरह की चीज़ें बनाई जाए जो ज़्यादा दिन जिंदा रहे, ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल कर सकें। और उससे भी ऊपर अब वो कपड़ों तक पहुँचे। तो अभी हाल में स्टेटिस्टिक्स निकली थी कि लगभग जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसकी दुगनी या तिगनी टी-शर्ट्स हर साल मैन्युफैक्चर होती हैं, हर साल। तो अब विदेशी जो बड़े फैशन हाउसेस हैं वो ये कह रहे हैं साहब हमको सस्टेनेबल कपड़े बनाने चाहिए, हम रीयूज़ करें, कपड़ों को रीयूज़ करें। इंडिया में ये मुहिम चली कपड़ों को रीयूज़ करें, तो हम क्या करते थे, हम भी तो ये करते थे। तो अब आप लोग खैर बहुत छोटे, हम नहीं समझ आएगी सर, इसको समझेंगे। हम लोग की कॉलर पीछे से फट जाती थी तो दर्जी पाल लेकर पलटा दी जाती थी, फिर हम शर्ट पहन लेते थे, ठीक है। अपने मामा के, अपने चाचा लोग के छोटे कपड़े मैंने खूब पहने। एक थान आता था घर में, हमारी सिस्टर्स थी, हम थे, सबके कपड़े एक ही थान में सिल जाते थे, घर ही में बैठ के सिलाई हो जाती थी। ये तब नहीं सोचा जाता था कि लड़कों के कपड़े ये अलग है, वो अलग है, फलाना है। कपड़ा वही रहता था, हमारी पैंट सिल जाती थी, उनकी ट्यूनिक सिल जाती थी, या जो भी फ्रॉक सिल जाती थी। ये सब सस्टेनेबिलिटी थी। खाना जो हम बनाते थे उसी दिन ख़त्म कर देना है, ताज़ा खाना। ये नहीं कि आप फ्रिज में रख के 4 दिन खाएँ, कभी नहीं होता था। उससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो उससे स्वास्थ्य को अलग नहीं कर सकते आप। पर्यावरण और स्वास्थ्य आपस में ही इंटरलिंक है, ठीक है। जैसे अगर आप अपना पर्यावरण स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, अपना आवरण साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, हाइजीन रखेंगे, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और आजकल 2 अक्टूबर तक एक मुहिम चल रही है जिसको हम आयुष्मान भव कैंपेन कह रहे हैं, अभियान कहते हैं। और इसमें भी इसी चीज़ की बात हो रही है कि किस प्रकार से हम हेल्थ केयर को आखिरी घर तक पहुंचा सकें। तो उसका सबसे पहले शुरुआत करी गई थी कि साथ ही साथ हम हर घर में एक नल हो और हर नल में जल हो पीने योग्य। अगर पीने योग्य पानी हर घर में पहुंचेगा तो उससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आदमी ठीक रहेंगे तो पर्यावरण भी ठीक रहेगा। क्योंकि अभी आप कुएँ खोदते हैं, वहाँ पर कैसा पानी है, नहीं है, ठीक है कि नहीं है। इसी के साथ साथ एक मुहिम चलाई जा रही है कि जल का संरक्षण भी किया जाए। तो अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मुहिम चलाई कि जो पुराने तालाब थे या जो पोखरे थे, छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पानी का संरक्षण होता है उनको फिर से ठीक किया जाए गाँव में, ताकि पानी का संरक्षण हो सके। और बच्चों की समझने की बात यह है कि जो नदियाँ हैं खासतौर पर, क्योंकि अंग्रेज जी ने नदी की बात करी, नर्मदा की बात करी, तो नदी में जो पानी होता है वो अच्छा पानी होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। समुद्र का पानी होता है, खारा पानी होता है। तो इस मीठे पानी को हम कितना बचा सकें उसके लिए बीच बीच में नदियों की डीसिल्टिंग करी जाती है। इत्तेफाक की बात है कि एक बार गोमती नदी में डीसिल्टिंग हुई थी, वो किनारे रख दिया गया, फिर पानी बढ़ता वापस चला गया। लेकिन अगर हम डीसिल्टिंग करेंगे तो एक वाटर लेवल मेंटेन करती है गोमती नदी, तो उससे हमारा वाटर रिचार्ज होता है। ये सारी सिस्टम एक एनवायरनमेंट का अभिन्न अंग है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जैसा इन्होंने बताया, या जानवर हो, जन हो। हम लोग पूरे सिस्टम में एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बाकी जितने जानवर हैं वो उतने ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक कभी मैं स्लाइड दिखाता हूँ, आज वो स्लाइड प्रेजेंटेशन नहीं था, तो उसमें सर क्या है कि पूरा ये मनुष्य का चेहरा जानवरों से बना हुआ है। एक एक जानवर हटता जाएगा, मनुष्य गायब हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो कंजर्वेशन है या जो हमारा पर्यावरण है या जो हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं उनको हम संरक्षित रखें, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जानवर हो। जानवर देखते ही आपका मन तो करता है मार दें, लेकिन मारने से उसका निराकरण नहीं। आप उसके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ चलिए, आप कैसे उसके साथ रह के ठीक रह सकते हैं, वो भी रहे, आप भी रहें।
बंदर आजकल आते हैं तो लोग कहते हैं साहब हमारे मोहल्ले में बंदर। हमने कहा आपके मोहल्ले में बंदर नहीं, आप बंदरों के मोहल्ले में घुस गए। आपने अपनी जो कोठी थी आपने बंदरों के मोहल्ले में बना ली, चाहे बंदर अब क्या करें। तो मैं समझता हूँ कि एक सबसे पहले तो मैं इंद्रेश जी को बधाई दूंगा, इनकी संस्था को बधाई दूंगा, मैडम को बधाई दूंगा कि उन्होंने आज कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि जो अमृत काल आने वाला है उसमें आप बच्चों के ऊपर एक तरीके से जिम्मेदारी भी है कि किस प्रकार से हम भारतवर्ष को विश्व गुरु की तरफ बना के ले जाएं। जो भी हम लोग ने करा अभी तक, जहाँ पर भी भारत है, आगे आपको ले जाना है। आपके अंदर की ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी उतना तेज़ी से भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। से हम लोगों को सीखना चाहिए। सर ने कहा कि हम बंदरों के घरों में हम अपना घर बना रहे हैं, तो बिल्कुल सत्य है कि जहाँ जहाँ जंगल होते थे आज वहाँ हम सबके बड़े बड़े भवन हैं। तो ये जो हमारे जानवर हैं कहाँ जाएंगे, मनुष्य इनकी चिंता नहीं कर रहा है। आप लखनऊ को ही अगर देखेंगे तो लखनऊ में जब हम 2005 में लखनऊ आए थे तो गोमती नगर एक्सटेंशन के नाम पर कुछ भी नहीं था। आज वहाँ पर इकाना गार्डन हो, चाहे लुलू मॉल हो और चाहे अन्य बहुत सारे मेदांता हॉस्पिटल हो, ये सभी जंगलों में बन गए हैं। तो जंगल काट काट के अगर हम रहेंगे तो वो हमारे घरों में ही रहेंगे, क्योंकि उनका उतना ही अधिकार है जितना हमारा। अब इसी कड़ी में हम सबके मध्य एक विशेष परिचय है। संपूर्ण भारत राष्ट्र में इस पर्यावरण गतिविधि के माध्यम से, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से संपूर्ण भारत राष्ट्र में जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर की सुरक्षा कैसे हम लोग कर पाएं, उस मुहिम को लेकर के संपूर्ण भारत राष्ट्र में अपना प्रवास करते हैं। ऐसे हमारे एसएफडी के अखिल भारतीय संयोजक राहुल जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आए। पौधा देकर पर्यावरण संरक्षण की गतिविधि में एक मानक है पौधा, जिसके माध्यम से हम कुछ न कुछ अच्छा सोचें, हमारी दृष्टि अच्छी रहे और प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हमारे मन में विचार आए। कि आप श्रीमान राहुल जी को राहुल जी का आपने विशेष करके मैंने पहले ही बताया कि राहुल जी हैं, आप मूलतः राजस्थान के भरतपुर जिले से हैं। आप वर्तमान में आपका केंद्र लखनऊ है और इससे पूर्व आप अब आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अखिलेश निगम सर से मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने जो आपके शब्द हैं याद कर रहे हैं। सर आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद जी को सादर नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्रीमती मंजुला जी और प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर आलोक धवन जी, श्री इंद्रेश शुक्ला जी, राहुल जी एवं हमारे जितने भी यहाँ नवयुक्त कन्या महाविद्यालय की डिग्री कॉलेज की जो भी शिक्षक वर्ग है एवं हमारी समस्त छोटी बहनें, मैं ये हमारी सब छोटी बहनें हैं, मैं सबको सादर नमन करता हूँ, सबको साधुवाद देता हूँ। ये सब जो है वास्तव में एक ये संगोष्ठी है कि जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन, ये विषय है। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यंग जनरेशन की ही बात सुनूं, इनकी क्या ओपिनियन है, क्या इनका सुझाव है कि जल को आखिर कैसे संरक्षित किया जाए, जंगल को आखिर जो है वृक्षारोपण कैसे किया जाए, किस तरह से हम अपने जानवर और पशुओं की रक्षा करें, कैसे हम ये अपनी धरती को पर्यावरण से बचाएं। तो मैं अपनी ही बात कहूँ, इसके बजाय मैं चाहता हूँ कि हम अपनी छोटी बहनों से या हमारी शिक्षक वर्ग में भी हैं कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ दें, जिससे आगे आने वाली संस्था जो काम कर रही है, सेफ्टी काम कर रही है, इस दिशा में काम कर रही है,
मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, मैं अपनी बात कहने के बजाय मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, फिर कुछ छोटे छोटे टिप्स दिए जाए। सबको मालूम है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इस विषय पे इतनी ज़्यादा चर्चा हो गई। मैं स्टूडेंट था, इस पर जो है लेख आता था। सबसे पहला जो है साहित्य समाज का दर्पण है या पर्यावरण, इस पर लेख लिखना सबसे सरल लगता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन व्यवहारिक पक्ष क्या है, ये हम लोग सोचना चाहिए। बहुत चर्चा हो चुकी, इतनी ज़्यादा चर्चा हो गई, टू मच चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं। कैसे हम जो है व्यवहारिक कदम उठाएं, कैसे हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करें, यह एक आज का अहम है कि नहीं है? बताइए भाई, सभी लोग हैं? तो मैं आप ही लोगों को आमंत्रित करता हूँ, कोई अपना अपना सुझाव दे आए और मंच में आमंत्रित करता हूँ। मैं एज श्रोता के रूप में, यहाँ पर सब लोग हैं श्रोता के रूप में, आप लोग के, क्योंकि आप लोग के पास नए नए आइडियाज होंगे, नए नए थीम्स होंगे, आगे आप आने वाले भारत को कैसा भारत बनाना चाहती हैं, कैसा देश बनाना चाहती हैं, एक एक आइडिया है। अब बिना निसंकोच ये संस्था नोट करेगी कि आखिर आप लोगों के आइडियाज क्या है, बिल्कुल निसंकोच है। अरे हम लोग की डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे। और एक चीज़ और भी बता दूं, मैं भी लखनऊ का ही वो हूँ और गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज का ही मैंने वहाँ से हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही मैंने BCom, MCom, LLB किया है एंड ICWA कंप्लीट किया है। सर्विस में रहते हुए MA हिंदी एंड PhD हिंदी 2010 में कंप्लीट हुई। और ईश्वर की कृपा है कि अभी 2015 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2023 में मुझको राष्ट्रपति का विशेष सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुरस्कार, मुझको, मैं अपने आप अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, साहित्य समाज सेवा पुलिस विभाग में लगभग 200 के आसपास सम्मान मिल चुके हैं। और ये कई पुस्तकें भी पुलिस में व्यस्तता के बावजूद भी 5-6 पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हो चुकी हैं। खैर वो मैं एक लाइब्रेरी दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी बात आए। राय साहब जरा हमारा बोल आइए उसको। एक मैंने करीब 30 वर्ष पहले पर्यावरण गीत लिखा था और उस 30 वर्ष पहले लिखा है। और मेरी पहली पुस्तक थी अभिलाषा काव्य संकलन। उसमें मैंने काफ़ी कुछ समावेशित करने की कोशिश की थी। हम चाहते हैं कि आप लोगों में से भी कोई बहन आए और उस गीत को पढ़े, और मैं इसके बाद इसको वो कर दूँगा। पर्यावरण में ये चीज़ें जो 5 तत्व हैं, जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन, मैं समझता हूँ एक और छठा जा जीवन, इसमें एक जा और जोड़ना चाहूँगा इंद्रेश जी, क्योंकि जीवन एक ऐसा तत्व है जो जल से भी जुड़ा है, जंगल से भी जुड़ा है, जमीन से भी जुड़ा है, जानवर से भी जुड़ा है, जन, और जीवन का इन पर प्रभाव और इनका जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ ये संगोष्ठी दोनों तरफ से, आप कुछ कहें मैं सुनूं, मैं कुछ कहूँ आप सुनें। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूँ कि आप में से ही किसी कोई आए और मेरा लिखा हुआ 30 वर्ष पहले लिखा हुआ पर्यावरण गीत इसको वो करे और राजा इसको जो है लोगों को और वितरित करा दीजिए पर्यावरण। ठीक है, बात को करा, चलिए आए इसको वो करें जो एनीबडी आए आइए जो आप पढ़े मैं वही है जो आप पढ़े। तो हम सब मिलजुल कर, अरे ऐसे पढ़िए, आप पढ़िए कब आप तो सुने। आओ हम सब मिलजुल कर, नहीं आप पढ़ो आप जो बोलने नहीं लेकिन नहीं समझ पा रहे, हमें हौसला आओ हम सब मिलजुल कर नव जीवन ज्योति जगाएं, अधिकाधिक मिश्रण उपकरण पर पर्यावरण बचाएं। लघु परिवार सदा लाता है जीवन में खुशहाली,
कम संतान अधिक वन उपवन है सच्ची हरियाली। रहे सुरक्षित धरती, जल, नभ व उद्योग लाएंगे। अधिकाधिक वृक्षारोपण पर पर्यावरण बचाएंगे। वायु प्रदूषित, जल भी दूषित, धरा स्वयं घबराती, धूल धुआं कोलाहल से मानवता पिसती जाती। वन विनाश से है अकाल की आती काली छाया, वृक्ष हमारे मित्र सदा से ऋषि मुनियों ने गाया। रोग पलायन गांवों का हम उनको स्वर्ग बनाएं, अधिकाधिक वृक्षारोपण पर पर्यावरण बचाएं। सुने सुने पर्वत दिखते, धरती होती बंजर, माँ के लाल मारते हैं माँ के सीने में खंजर। वन जीवों की हत्या रोके, होवे उनकी रक्षा, जीने का अधिकार उन्हें भी, सबको दो यह शिक्षा। करें प्रयोग सौर ऊर्जा का, बायोगैस लाएंगे, अधिकाधिक वृक्षारोपण पर पर्यावरण बचाएंगे। संसाधन के अनुचित दोहन में हम सब हैं तत्पर, याद रहे भावी पीढ़ी को क्या देंगे हम उत्तर। जहर घुली है सांस सांस में, नदियों में दूषित जल, वर्तमान में जब यह हालत होगा जाने क्या कल। अपने कल को आज सवारे, सुखद भविष्य बनाएं, अधिकाधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाएं। कई जगह पर प्रकाशित हुआ। मैं समझता हूँ इस गीत में प्रयास किया है कि गागर में सागर भरने का, और पर्यावरण में इसमें सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की है। अब एक जैसे आम प्रश्न 1 बाय 1 टेकअप करते हैं। जल को हमने ये किया, लेकिन जल कैसे बचाया जाए, यह एक अहम प्रश्न। और आप लोग, हम ही लोग देखते हैं, क्यों हम दूसरे कहें, हम अपने घर से ही शुरू करें तो पता चला जल का हम लोग कितना उपयोग। एक छोटा सा ये किया कि घड़े में हमने एक वो डाला, एक हमने रस्म अदायगी की, लेकिन क्या हम अपने अपने घरों पे जल की रक्षा कर पाते हैं? शायद नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, जितने हैं, जल का कोई विकल्प है भाई? मान लिया खाने का विकल्प है, आपको अगर जो रोटी खाने का मन नहीं, चावल से काम चला लेंगे। चावल नहीं है, पिज्जा बर्गर से काम चला लेंगे, चलेगा? पता चला नहीं है तो पता चला आज ये लौकी की सब्जी है तो पता चला तो वही है, नहीं तो आप जो भी सीजनल सब्जी है चला लेंगे। लेकिन जल का कोई विकल्प नहीं। मान लिया आपको जो है पीने का कुछ जूस पीने का मन हुआ या कोई चीज़ पीने का मन हुआ, लेकिन क्या कितनी देर तक, कब तक? वास्तव में इसका मूल्य तब पता चलता है, आप जाके पूछिए रेगिस्तान जो कच्छ के रण में लोग रह रहे हैं, उनसे पूछिए, उन लोगों से पूछिए जो लोग जो है गागर में जो है एक पता चला सर पर रख के हुए हैं, एक दोनों हाथों में बांधेंगे, करीब जो है पता चला 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो है पानी ला सकते हैं। इसके जल का प्रभाव, और ये सत्य है, किसी व्यक्ति, वस्तु या संस्था का सही प्रभाव उसके अभाव में पता चलता है। बिजली आ रही है, इसकी वैल्यू किसको पता है? अरे आ रही है तो आती ही रहती है। बिजली ना आए तब पता चलता है कि बिजली नहीं आ रही है, पता चला 24 घंटे के लिए बिजली कट रही है, तब पता चला बिजली की वैल्यू क्या है। चीज़ें अवेलेबल हैं, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है, तो इसका वो नहीं है। तो हम लोग हर एक, हमारे जितने भी लोग हैं, यह प्रयास करें कि जल को कैसे बचाएं। अब इसका एक सीधा सा पौराणिक संदर्भ में जोड़ते हैं। आप देखिए जितने भी प्राचीन शहर बसाए गए हैं, सब नदियों के किनारे बसाए गए कि नहीं बताए है? जितने भी नए शहर की बात नहीं बता रहा हूँ, आज स्मार्ट सिटी की जो चल रही है, मुहिम चल रही है, लेकिन पहले भी स्मार्ट सिटी की मुहिम चल रही, और जो भी शहर बसाए जाते थे वो हमेशा जो है नदियों के, जितने भी आप प्राचीन जो है शहर देखिए, नदियों के किनारे। क्यों? कि नदियाँ अगर जो रहेंगी वहाँ अकाल नहीं हो सकता, पानी पीने की समस्या नहीं होगी। पहले लोग बावली बनवाते थे, कुआं बनवाते थे, तालाब। अब फिर जल संरक्षण की बात हो रही है नहीं हो रही? हो रही है। अब देखिए जो लोग जो है, मैं तो घर पुलिस विभाग में हूँ, लोग तालाब पे कब्जा कर लिए, पता चला उस पर भी हवेली बना ली। अब वो सब धीरे धीरे खाली कराया जा रहा है, चल रहा है बुलडोजर।
स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे उसको जो है खाली कराया जा रहा है कि आपको ये तालाब की जमीन है, ये चरागाह की जमीन है, ये चीजें हैं, ये आपको। तो जल हमको हर एक को सोचे, और इसके लिए हम लोगों की ईच एंड एवरी पर्सन हैज ड्यूटी, हर एक आदमी अपनी ड्यूटी के बारे में सोचे कि जल को बचाएं। तो जल के बारे में मैं कहूँगा कि एक ही चीज़ कहूँगा कि जल को सभी बचाइए, जल जीवन का मूल। जल को सभी बचाइए, जल जीवन का मूल। जल बिन जीवन व्यर्थ है, अखिल न जाना। जल हम लोग ये सोचें, बहुत सारी चीज हमारा कम से कम छोटी चीज़ें देखें कि वाशरूम, कमोड, और ये पता चला है उसमें एक बार में 20 लीटर चला। आज और विज्ञान की सोच होनी चाहिए, जो आरओ लगे हुए हैं, आरओ को करने के लिए पता चला कितना पानी शुद्ध करने के लिए कितना पानी वेस्टेज चला जाता है। इस तरह की शोध होनी चाहिए, इस तरह की रिसर्च होनी चाहिए। वैज्ञानिकों को आगे आना पड़ेगा कि जो है पानी को कैसे रक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। और एक अभी 3 दिन पहले मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल दैनिक जागरण में ही कि तालाब में जो तमाम तरह की विषाक्त चीज़ें आ जाती हैं या कचरा और ये आ जाता है। एंजोला फर्न नाम की जो है लखनऊ में ही किसी ने रिसर्च किया था, 3 दिन पहले की बात है, कि उस वनस्पत में ऐसी चीज़ है जो उसमें तालाब में फैल जाती है तो उसकी विषाक्तता के लेवल को कम कर देती है। संभवतः एंजोला फर्न या कुछ इस तरह का दिमाग में नहीं है, और किसी लेडी प्रोफेसर ने ही वो किया था और 2 बहनों ने ही उनके साथ रिसर्च किया, रिसर्च में। तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का निदान हमारे जंगल से। एक चीज़ है वृक्षारोपण। अब वृक्षारोपण को टेकअप करते हैं कैसे? और मैं कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूँ। मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ वृक्षारोपण कैसे हो सकता है, कैसे वृक्षारोपण हो। इसका सबसे बढ़िया एक जो मैंने तरीका अपनाया और इस साल अपनाया, आजमाया, क्यों ना हम लोग अपने अपने जन्मदिन पर एक ऐसा है आइडिया, तो तालियां बजाकर और ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ, केवल उपदेश नहीं दे रहा हूँ। अभी 22 जुलाई को जब शासन का वो हुआ कि जो है पेड़ लगाए जाए, सामूहिक पेड़ लगाए जाए, तो मैंने जितने वर्ष का मैं था तो हमने कहा हर वर्ष तो नहीं लगाया, लेकिन चलिए वैसे लगे मैंने सारे पेड़ खरीदे स्वयं, जितने पेड़ थे जितने वर्ष का हो गया था खरीदे, और मेरे 22 जुलाई को 22 जुलाई या ऐसे कुछ था, उतने पेड़ मंगवाए और अपनी पैतृक जमीन पर अपने पुलिस विभाग के साथ और गांव वाले के सहयोग से सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम 22 जुलाई को जब शासन का वो चल रहा था तो सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया। फिर जो मेरा जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन, उसमें भी पेड़ लगाए। एक पता चला कि जो जानवर और उसमें जो है बरगद का पेड़ था, तो उसको जो है उसको थोड़ा बड़ा होता था, उसके पत्ते जो है वो कर देते थे। तो अभी बल्कि जो है 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता था, मेरे एक बेटे का जन्मदिन था, तो मैंने 2 टीका, एक नीम का पेड़ और उसको सुरक्षित करने के लिए 2 टीका मंगवाकर उसको वो किए। तो मेरा कहना है केवल एक चीज, केवल कि एक व्यक्ति एक पेड़ का हो पावन अभियान, एक व्यक्ति एक पेड़ का हो पावन अभियान, जंगल में मंगल तभी होगा देश महान। वन पर्सन वन, एक व्यक्ति एक। अब कितनी आबादी हमारे यहाँ, कभी भी जंगल की कमी नहीं होगी, हमेशा मंगल ही मंगल। तो कब एक आइडिया है कि अपने जन्मदिन हाँ हो सकता है। हमारी बहनें कुछ, मैं चाहता हूँ आप लोग भी टिप्स दें, कुछ कहें कैसे जो है आप लोग वो
कैसे इस चीज को किया जा सकता। मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, कोई मैं वक्तव्य नहीं दे रहा हूँ। चलो चलो हम 10 मिनट में हम अपनी बात हम देखिए, मैं जब भी चीज देखिए 2-3 चीज है। इट इज नॉट लिटरेरी प्रोग्राम, इट इज कन्वर्सेशन, एक संगोष्ठी है। देयर मस्ट नॉट बी कम्युनिकेशन गैप, देयर शुड बी कम्युनिकेशन। मैं जो कह रहा हूँ अगले तक बात पहुँच रही है, अगला जो चाह रहा है वो भी हमको बात। हम लोग काव्य गोष्ठी में भी जाते हैं और जो है उसमें जाते हैं। तो एक ये है इसमें जो है रहती है। तो देखिए हम 5 तत्व लेंगे आज, जल, जंगल, जमीन, जानवर और जल। तो जल पे मैंने बात कही, अब जंगल पर वृक्षारोपण। एक व्यक्ति एक पेड़। अच्छा बताओ कितने लोग जो है इसको फॉलो करेंगे? हाथ उठा के कहें कितने लोग? क्या मंच खाली रहेगा क्या? मंच की तरफ तो देख रहे हैं। यस यस, वी आर रोल मॉडल्स। यस, हाँ देखिए, ये देखिए अब पर्यावरण सुरक्षित होगा, सुरक्षित होगा और नवयुग कन्या महाविद्यालय से मैसेज दूर तक जाएगा कि नहीं, लोगों ने संकल्प लिया है कि कम से कम अपने जन्मदिन पर, जिनके पास हो सकता है जमीन ना हो सकता है जमीन ना हो, तो सरकारी जमीन, सड़क के किनारे, तालाब के किनारे या अपने जहाँ पर वो लगा सकते हैं। सरकार कोई रोक नहीं लगाएगी। पेड़ काटने पे अपराध जरूर है, देयर इज ए क्राइम। अगर जो आप पेड़ काटेंगे क्राइम है, लेकिन पेड़ लगाएंगे कोई रोक नहीं। तो आप लोग सार्वजनिक स्थान पर भी पेड़ लगा सकते हैं, सड़क किनारे। लेकिन एक पेड़ की बात कर रहा हूँ इसलिए कि एक पेड़ लगाएं, ये ना हो कि नेताजी की तरह जो है आपने फोटो खिंचवाया और पता चला 5 दिन बाद जो है पेड़ रोते रोते इतने आंसू गिरे कि बेचारा जो है काल कवलित हो गया। एक पेड़ लगाइए, उसकी रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए। ये जरूर जो है मैं कहना चाहूँगा, ये जो है कि आप लोग इसको करें। तो भाई ठीक है ना, ये आइडिया कैसा है? हेलो 50% भाई आजकल सब सदन में सारी चीजें होती हैं। सदन में बहुमत से अगर जो प्रस्ताव पारित हुआ, इसके माने प्रस्ताव पारित। ओके, हमारी जो है शिक्षक वृंद के लोग हैं, आइडिया कैसा? ठीक है। तो अपने जन्मदिन पर अपने यहाँ बच्चों के उस पे और इस तरह एक 1 पर्सन 1 ट्री, अगर जो इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ चीज़ें और रहेंगी। तो इस चीज़ को मैं करते हुए मैं ये और कहूँगा कि अभी मैं पिछली बार अभी हिमाचल प्रदेश का मैंने देखा, मैं चूँकि चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी उसमें भी हूँ पैनल में, तो इलेक्शन के दौरान जाने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश का मैंने देखा कि पता चला बड़े बड़े पहाड़ खोद कर जो है टनल्स बनाए जा रहे हैं, अंदर अंदर टनल। मैं सोच रहा था कुल्लू मनाली और उसके आगे रोहतांग अटल टनल तक गया और डायनामाइट से उड़ाकर जो है अंदर अंदर जो है टनल बनाया गया। पहाड़ बिल्कुल जो है ऐसे खड़े हुए थे, वृक्षहीन, वृक्षविहीन पहाड़। मैं सोच रहा था कि ये अगर जो ये पहाड़ आज ये आपके जो है बर्फ के पहाड़ हैं और यदि अंदर इनके अगर इन पे पेड़ नहीं होगा तो रेगिस्तान के पहाड़ और बर्फ के पहाड़ में कोई अंतर नहीं बचेगा। साथियों, ये जो पेड़ ही है वो पहाड़ को मजबूती देती है, अन्यथा मिट्टी जो आजकल भूस्खलन हो रहा है क्योंकि पेड़ नहीं है तो मजबूत नहीं है। भाई पेड़ नहीं तो मजबूत नहीं है। आप देखिए एक सीधी सी बात है, सर के ऊपर बाल क्या है? बाल क्या करते हैं? सर की रक्षा करते हैं, धूप से, पानी से और चीज़ों से सुंदरता तो है ही है। और ना ही बाल तो बेचारे जो कहाँ कंगा तो कई चीज़ें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं टू मच, तो बाल कहीं तो इसी तरह पहाड़ की रक्षा, सुरक्षा, उसकी सुंदरता वृक्ष ही होती है। तो थोड़ा मैं इसीलिए टॉपिक को थोड़ा रोमांचक या थोड़ा रोचक बनाने की शैली में इस तरह की। तो आज हिमाचल प्रदेश में जो चीज़ें आई, जो समस्याएं पैदा हुई, पिछले वर्ष मैंने हिमाचल प्रदेश को देखा था
और मुझे आभास हुआ था कि यहाँ पर जो विकास हो रहा है ये विकास नहीं बल्कि एक यात्रा है विकास से विनाश की। मुझे लगा था ये यात्रा केवल यही नहीं है, विकास से विनाश की ओर। और साथियों मैं बताऊं, बहनों को हम बताएं कि 2013 में केदारनाथ ट्रस्टी जब हुई थी तो मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री अपने कुछ मित्रों के साथ गया। कुछ कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट किया था, कुछ साहित्यिक कार्यक्रम थे और अथातो मक्कर जिज्ञासा राहुल सांकृत्यायन की तरह घूमने का भी मेरा शौक रहा है। तो मैंने देखा कि केदारनाथ में जो है देवदार, चीड़ और इसके पेड़ इतनी कटाई हुई है, इतनी कटाई हुई है कि पूरा का पूरा वो। और विश्वास कीजिए कि जब वो हुआ 4 दिन पहले ही लौटा था कि केदारनाथ में जो है 4 डेज एगो बिफोर, 4 दिन पहले मैं जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का आरोप करके आया, घर आया 4 दिन बाद महाकाश। अगर जो वृक्ष नहीं है तो निश्चित रूप से कौन देगा ऑक्सीजन, कौन देगा धूप में चलते हुए उसको छाया कौन देगा। तो एक चीज़ जरूर ये कीजिए कि हमेशा वृक्ष जरूर लगाइए। अब हम बहुत ज़्यादा चीज़ न करें और एक हमेशा एक फार्मूला देता हूँ। आप नई ऊर्जा है, नई, जैसा हमारे शुक्ला जी कहे कि युवा क्या चीज़ है, पर्सनालिटी कैसे डेवलपमेंट करें। जब ये बात आती है कि जब पर्सनालिटी, हाउ टू डेवलप आवर पर्सनालिटी, तो कक्षा 9th में मैं था तो एक फार्मूला बनाया था, P = CQ, P = CQ। आप कहेंगे P क्या है? P मीन्स पर्सनालिटी। ध्यान दीजिए, P मीन्स पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी इज इक्वल टू CQ। 1 C is curiosity and 2nd C is confidence and 3rd C is character. When curiosity multiplied by confidence and multiplied by character, it becomes personality. Date and date. आपको जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना हो, आप ये मैंने हमेशा इस फार्मूले को अपनाया, जो लाइफ जीवन में अपनाया कि पर्सनालिटी को कैसे डेवलपमेंट करें। ये हमारे साथियों और साथियों सबको बताऊं, ये मेरा ईजाद किया हुआ फार्मूला था जो वो करता हूँ। आज भी मैं अपने जो स्टूडेंट हूँ, प्रतिदिन समय से निकालने के बाद, ऑफिस से करने के बाद प्रयास करता हूँ कि 1 घंटा 2 घंटा स्टडी करूँ, कुछ भी स्टडी। ऐसा नहीं कि पुलिस में है, पुलिस में हमने कहा कि भाई जैसे रंगमंच का कलाकार होता है ना, जितनी देर अपना वो किया उसी तरह अपना काम किया, उसके बाद जो है मैं DIG को उतार के वहीं कुर्सी पर बैठा हूँ, भैया रेस्ट करो, अब थोड़ा आ जाए देश निगम के रूप में रखने को, उसको वहीं उतार दूँ। उससे एक चीज़ और कि अहंकार नहीं आने पाता। अरे भाई अपना ही बोझ लेकर चलना मुश्किल, पता चला कुर्सी का भी बोझ। अरे कुर्सी का बोझ, कुर्सी का स्थान कहाँ पे है? कुर्सी का स्थान हमेशा हिप पर, हिप के नीचे है, वो बैठने के लिए है। लेकिन समस्या दोस्तों तभी आ जाती है जब कुर्सी सट हो। सारी प्रॉब्लम यही है, पूरे जनमानस की प्रॉब्लम है, संसार की प्रॉब्लम है कि हम लोग अपने ऊपर कुर्सी को बैठा लेते हैं और जब कुर्सी पे बैठा लेते हैं तो मानी बात है व्यक्ति नहीं बोलता है, कुर्सी बोलता है। ये चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि आप किसी भी पद पर हों, कहीं भी हों, अवश्य अपने इंसान को जिंदा रखिए। इंसान अगर जिंदा रहेगा तो एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़, 1-2 चीज़ टिप्स कह के मैं अपनी बात उसको वो करूँगा कि आपका जल, जंगल, जमीन और जानवर पे मैं बात करता हूँ कि जैसा हमारे आलोक जी ने बताया कि जगह जो है यहाँ पर बंदर आ गए और ये, अरे भाई हम दूसरे के घर पे कब्जा कर लेंगे, वो कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ? इंसान सबके घर पे कब्जा कर लिया, विश्व विजेता बन गया। अच्छा एनीबडी कोई बताए कि मनुष्य जो है
किसको नहीं हरा पाया। एक ऐसा है जीव जंतु कुछ भी कहो जिससे मनुष्य हमेशा हारा है। एनीबॉडी? एक जोक समझ लो, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, कोई बताएगा? हाँ? अपने आप से हारा नहीं, एक है, मैं बता देता हूँ। आए जोक, मानो हमेशा मच्छर से हारा। मानो हमेशा मच्छर से हारा। मच्छर का ईश्वर ने इतनी छोटी सी चीज बनाई, लेकिन मानो उसको जीत नहीं पाया। पता चला कछुआ छाप अगरबत्ती, फिर पता चला ऑल आउट, और ये इतने तगड़े हो गए हैं कि पता चला कि वो उसको जो है जज्ब कर लेते हैं। पता चला वो किए, आदमी ने थोड़ी देर अपना जो है चैन की निद्रा गहन उसमें चले गए, साधना में चले गए, फिर जाकर सो गए। फिर धीरे 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 उनके अंदर इम्यूनिटी पावर डेवलप हो गई। वो ऑल आउट को भी, अगरबत्ती को भी, सबको वो कर जाते हैं। तो मच्छर जो है उसको जब सबसे शक्तिशाली, उनका पहले मलेरिया था, फिर इसके बाद डेंगू, डेंगू के बाद चिकनगुनिया और तमाम तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो आज की तारीख में अगर जो मनुष्य को एक भ्रम हो, ये अगर जो वो हो कि हम विश्व विजेता हैं, तो ये भूल है। ये मच्छर विश्व विजेता जिसने मनुष्य को पराजित कर दिया। सहमत? व्यंग लेख में लिखा था मानव बनाम मच्छर, काफी पॉपुलर रहा था व्यंग लेख मेरा रहा कि जो है मानव बनाम मच्छर। तो हमने उसमें सिद्ध कर दिया था कि मच्छर सबसे बड़ा जो है विश्व विजेता है, मनुष्य उससे पराजित है। और मच्छर केवल तब कैद वो होता है जब हम लोग मच्छरदानी के अंदर होते हैं, तब वे बेचारे, जैसे हम लोग चिड़ियाघर और जू में जाते हैं तो वो सपरिवार आते हैं कि देखो हमने इंसान को कैद कर दिया है। हम लोग क्यों जाते हैं, सपरिवार जाते हैं, अपने बच्चों को दिखाते हैं, उनको दिखाते हैं कि देखिए जो है ये इस तरह है। और क्या होता है कि वो जो है उसको जो है वो अपने परिवार के साथ आते हैं, वो कहते हैं देखिए मनुष्य को मैंने कैद कर लिया। मनुष्य को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी के घर का उजाड़ नहीं। एक छोटी सी वो करें, इसी वर्ष बुलबुल नर मादा दोनों आए घर के ही उस पर उसके जो है तो वहाँ पर बेचारे आए, वो एक कार बना हुआ था कपड़ा फैलाने वाला, तो उसमें वो अपना चोंच से वो लाते थे अपना जो है ताकत, वो बीन के जो है वो खरपतवार लाते थे वो लगाने के लिए। फिर उसको हमने देखा, वो लोगों हमने देखा, वो परिवार के मिसेज ने देखा कि अरे एक घोंसला बनाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि इसी साल की बात कि वो बुलबुल जो है आके अपना घोंसला बनाई और 3 जो है अंडे दिए थे, और उनकी हम लोगों ने फिर सेवा पानी की। और बुलबुल इतने अच्छे लगे, कई उनके फोटोग्राफ्स लिए बुलबुल के, इतना अच्छा सुंदर। तो हम उनकी रक्षा सुरक्षा की, कोई भी हो, इवन देन हर एक का अपना मूल्य है, हर एक का महत्व है। भीष्म पितामह को देखिए, जब 100 उनको सरसैया पे पड़े थे, सरसैया पर पड़े थे, और आखिर जब कृष्ण जी गए उनको 100 जन्मों की बात याद थी। तो उसमें जब बात हुई कहे आखिर सरसैया पे पड़े हैं, तो उन्होंने पूछा कृष्ण जी से कि आखिर क्यों मैं सरसैया था, ये आखिर तो किस जन्म का मैं पाप भोग रहा हूँ। तो उन्होंने कहा 100 जन्मों तक की बात याद है मुझे, पितामह ने कहा और नहीं। तो और वो कहा तो 101 जन्म में उन्होंने किसी सर्प को, राजा थे राजकुमार रहे होंगे, किसी सर्प को उन्होंने घायल था, उसको धनुष से वो करके वो फेंक दिया था, और वो कांटों की झाड़ी में गिर गया था, और 18 दिन तक वो तड़पता रहा दंश से, और 18 दिनों बाद कांटों की उस पर जो है उसको वो हुई, तब उसकी मृत्यु हुई थी। तो वही 18 दिन की सरसैया पर भीष्म पितामह को। तो हम आज जो जितने जानवरों का जिनका वो करते हैं, हमें कोई अधिकार नहीं कि हम प्रकृति किसी भी चीज़ को वो करें। तो उसको करते हुए ये मैं कहता हूँ कि हम लोग जानवर की रक्षा करें। आखिर बात आती है जन, 506 आपका 5th जे जन। हम लोग देखिए 2 चीज तरह का होता है,
एक शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा होता मानसिक स्वास्थ्य और तीसरी कैटेगरी होती आत्मिक स्वास्थ्य। हम शरीर, मन और आत्मा से सबल हो तभी उन्नति हो सकती है। इसके लिए मैं कोई व्याख्यान नहीं देना चाहता हूँ, छोटी छोटी टिप्स हैं। अच्छा, कितने लोग हमारी बहनें हैं जिनको बेटी की आदत पड़ी हुई है? एनीबॉडी हाथ उठा, बेटी लेती है? ओके, अरे बेटी पुराना कॉन्सेप्ट होगा। एक मैं टास्क देता, एक टिप्स देता हूँ स्वास्थ्य सुधारने के लिए। बेटी के बजाय आप लोग बेड वाटर लीजिए। बेड वाटर, सुबह उठकर ताजा पानी लीजिए, जाड़े में आप गुनगुना पानी पीजिए, आपका पेट के कम से कम 90% रोग खत्म हो जाए। ये सत्य है, ये वो करते हुए जो है, क्योंकि स्वास्थ्य के बीमारी के दो ही कारण हैं, एक शारीरिक, एक जो है डाइजेशन गड़बड़ होना और दूसरा टेंशन फ्रस्ट्रेशन होना। तो डाइजेशन वो करने के लिए सुबह केवल एक चीज़ लीजिए, उसको प्रातः हमारे यहाँ उषा पान कहा गया है। तो इसका एक वो करिए, बाकी आप वज्रासन करिए, टहलिए वो है। और हमारे संचालक भी तो हम ये कहते हुए एक अपनी बात, एक गजल कहते हुए मैं बात को करता हूँ, अपनी बात को विराम देता हूँ कि कैसे करें। और बात को नशे के विरुद्ध मैं संकल्प भी दिलवाऊंगा, लेकिन जब संचालक महोदय की आज्ञा होगी, मैं चाहूँगा एक नशा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। लेकिन कब होगा जब नशा मुक्त भारत। भारत में स्वच्छ हो सकता है ना, भारत स्वस्थ हो सकता है जब तक नशा मुक्त। मेरा ये है कि अखिल नशा मत कीजिए, नशा नाश का मूल। अखिल नशा मत कीजिए, नशा नाश का मूल। घर वैभव परिवार सब होता है मूल। आप हमारी बहनें हैं, आप लोग तो नशा नहीं करती हैं, फिर भी आप लोग एक परिवार के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। यद्यप हो सकता है मेरी बात नागवार गुजरे, लेकिन आप किसी के दर्द को पूछिएगा, उसके दुख को पूछिएगा। किसी परिवार का यदि कोई बच्चा जिसको कैंसर हो गया हो, लंग्स कैंसर हो गया हो, माउथ कैंसर हो गया हो, या वो हो गया तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से, मुंह नहीं खुल पाता। हम लोग पुलिस विभाग में बहुत सारे लोग देखते हैं शराब पीने से या चीज़ें हैं। यदि किसी, और मैं तो पुलिस विभाग में हूँ, कोई हीरोइन, कोकीन, मार्फिन और उसका जो है वो है, और एक परिवार का एक सदस्य यदि होता है तो पूरा का पूरा जो है उसका परिवार खराब हो जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। इसमें मैं अपनी एक गजल कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। और आपके हौसला अफजाई के लिए कि तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल लाएगी, तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल लाएगी, मौत सम्मुख यदि खड़ी है हार भी लाएगी। तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल लाएगी, मौत सम्मुख यदि खड़ी है हार वह भी जाएगी। राह में कांटे कभी तो फूल भी होंगे कभी, राह में कांटे कभी तो फूल भी होंगे कभी। ये गजलें अखिल की मेरी पिछले वर्ष राजकमल पेपर बैग भारतीय प्रकाशन से आई थी, अभी भी बलरामपुर गार्डन में है। उसमें गजलें अखिल की और गिरगिट कहानी संग्रह इस समय है। और उसको जो है गजलों पर 101 गजलों की पुस्तक है और करीब 6-7 पुस्तकें हैं। मैं लाइब्रेरी में बात को दूंगा, मैं नेट करूँगा उसमें। तो इसका है कि तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल लाएगी, मौत सम्मुख यदि खड़ी है हार वह भी जाएगी। राह में कांटे कभी तो फूल भी होंगे कभी, आज पतझड़ है अगर तो रित सुहानी आएगी। आसमां भी चूम लेगा तुम अगर, आसमां भी चूम लेगा तुम अगर दीपक बनो। अंधेरी रात चाहे जितनी घनी हो, माटी का एक दिया ही अमावस्या दूर करने के लिए। तो हम लोग सभी लोग एक माटी के छोटे छोटे दिए हैं, और यदि हम लोग प्रकाश करना शुरू करें, अंधेरा कितना भी घना है दूर हो जाएगा। तो आसमां भी चूम लेगा तुम अगर दीपक बनो, बांसुरी बन जिंदगी खुद गीत पल गाएगी।
और इस शेर में मैं बात कहता हूँ, जिंदगी जीने का मंत्र देता हूँ कि हंसते हंसते जिंदगी को यार जीना सीख, हंसते हंसते जिंदगी को यार जीना सीख लो, रोते रोते जिंदगी को बोझ बन कर पाएगी। हंसने का कोई मनुष्य को दो वरदान प्राप्त है खाली, एक हंसने का, खिलखिलाने का, और दूसरा ताली बजाने का। किसी ये और पशु पक्षी को नहीं है। हंस सकता है मनुष्य और ताली बजा सकता है, बाकी और तो है, लेकिन ये दो काम नहीं कर सकते। और दोनों आप लोग कर रहे हैं बढ़िया हमारे साथ, तो कम से कम मनुष्य योनि का भारी फायदा उठा रहे हैं कि हंसते हंसते और रोते रोते जिंदगी को बोझ बनकर पाएगी। और गजल का मुद्दे का शेर अर्ज करता हूँ कि साहसी बन जिंदगी को ऐ दिल जीना सदा, साहसी बन जिंदगी को ऐ दिल जीना सदा, कामयाबी एक दिन खुद पास तेरे आएगी, कामयाबी एक दिन खुद पास तेरे आएगी, तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी। मौत एक बार भारत माता जय कहकर, भारत माता की, भारत माता की। आप अपूर्वा जी हैं, आप एसएफटी और प्रांत सह संयोजक हैं। अब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एसएफटी प्रकल्प के अखिल भारतीय संयोजक श्रीमान राहुल जी से आग्रह करते हैं कि आप आएँ और युवा तरुणाई को हम एक नई ऊर्जा दें अपने आयाम के मध्य। देवी माँ सरस्वती, युवाओं के प्रेरणा स्रोत ऐसे स्वामी विवेकानंद, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय, उपस्थित बहनों। वैसे सर ने जिस भाषा में बताया मुझे लगा उस सहजता से मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि शायद मेरा अनुभव उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अंतिम हूँ तो आप लोग थके हुए भी हैं तो थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ आप लोग अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बहुत सारी बातें मुझे लगता है मैं पहले नहीं था तो जरूर आई होंगी कि विकासार्थ विद्यार्थी क्या है, ये जल जंगल जमीन कैसे है, हम क्या काम करते हैं। कई सारी बातें ऐसी भी आई जो मेरे ध्यान में आई कि हमने जी जानवर जहाँ रहते थे वहाँ इंसान ने रहना शुरू किया। कई बार ऐसा भी आया कि यानी इस दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, कई विद्वान कहते हैं कि वो समस्याएं किसके कारण है, तो वो भी इंसान के कारण ही है, व्यक्ति के कारण है। तो हमने भी जब काम करना शुरू किया और हमें लगा कि क्या करना, यानी ये सब समस्याओं का समाधान क्या होगा, तो हमने कहा कि ये चार जो बातें हैं, जल जंगल जमीन और जानवर, इनके साथ में जन यानी आपका और मेरा संबंध जो है, अगर वह संबंध भावपूर्ण होगा, अगर उस संबंध का कुछ आधार होगा, अगर उस संबंध में संवेदनाएं होंगी, तो इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कई बार हम सब लोगों ने सुना भी होगा कि भारत यानी ये तो नदियों को पूजने वाला देश रहा, भारत यानी यहाँ तो वृक्षों की पूजा होती थी, भारत यानी यहाँ तो जमीन को भी पूजा जाता था। तो फिर भारत जैसे देश में भी ये सब समस्याएं आने का कारण क्या है, इन कारणों को समझना और उनके लिए काम करना, यानी यही विकासार्थ विद्यार्थी स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट का मूल काम है। इस बैनर पर जो लिखा है पर्यावरण चेतना, सर ने जैसे बताया कि हम शायद हम में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि जो नशा नहीं करता होगा, मैं उस बात के लिए आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सर ने कहा है तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से, इस सभागार में कोई भी व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, अगर हम में से कोई सिगरेट पीता है तो इस सभागार में बैठ करके सिगरेट पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे ना। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति जिसका मन होगा कि जी मुझे उठ करके जाना है यहाँ से, वो बिना झिझक ऐसे सीधा उठ करके जाएगा क्या? थोड़ा हिचक शर्म करके जाएगा ना। ये क्या है? ये हमारा कॉमन सेंस, जिसको हम कहते हैं हमारा नागरिक बोध, जिसको कहते हैं कि ये करना ये नहीं करना। लेकिन यही विषय जब पर्यावरण के संदर्भ में आया, हमने एक प्लास्टिक का उपयोग किया, उसको सड़क पे डाला, उसमें हमको शर्म या हिचक आती है क्या? तो नहीं आती। हम गाड़ी लेकर के गए, हमने जोर से हॉर्न बजाना जरूरी नहीं है फिर भी बजाया, उसमें हमको शर्म आती है क्या? तो अभी तो नहीं आती। हमने जैसे बताया कि पानी का उपयोग करना है तो कुछ नल चला था, छोड़ दिया, ठीक है, क्या होगा? उसमें हमें शर्म अभी नहीं आती। तो उस शर्म का बोध
उस सेंस का बोध, वो पर्यावरण चेतना है जिसके लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये पर्यावरण की चेतना हमारे अंदर थी। हम कहते थे कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। हम कहते थे कि अयम निजम परोवेदी गणनाम लघु चेष्टाम, अयम निजम परोवेदी गणनाम लघु चेष्टाम उदार चर्चा नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये हम लोग कहते थे। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, आक्रमण के समय में, गुलामी के समय में हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो विद्वजन थे, हमारे जो बुद्धिजीवी थे, उन लोगों को लगने लगा कि विकास यानी क्या होगा, तो विकास यानी वो होगा जो लंदन ने किया है। विकास यानी क्या होगा, तो विकास यानी जो होगा जो अमेरिका ने किया है। विकास क्या होगा, तो विकास यानी वही है जो यूरोप या पश्चिम से आया है। हम जो कर रहे हैं, यानी हमारी अगर काशी जो हमने बसाया, जो दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है, दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि रहने के लिए अगर आपको शहर का मॉडल देखना है, स्मार्ट सिटी, सस्टेनेबल सिटी, ये सब क्या हो सकता है, तो आप काशी जाकर के देखिए। हम उसे भूल गए और हमने कहा कि नहीं, दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा क्या है, तो सिंगापुर। सस्टेनेबल सिटी, स्मार्ट सिटी का मॉडल हम कहाँ से लेकर के आएंगे, तो सिंगापुर से। लेकिन ये भी हमारे साथ में किया गया। हमारे पूर्वज इतने भी, यानी मैं कहूँगा इतने भी भूले नहीं थे, या इतने भी वो लोग नासमझ नहीं थे कि उनके साथ में वो कालांतर में ये बातें भूल गए। हम सब लोग जानते हैं, हमारे शिक्षा के केंद्र नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को जलाया, और न केवल वो विश्वविद्यालय जले, बाकी हमारी पर्यावरण चेतना वो भी उन विश्वविद्यालयों के साथ में जल गई, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे। एक और बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, कहीं पढ़ा भी होगा, जिस अमेरिका को हम अपने विकास का मॉडल मान करके बैठते हैं। हम कहते हैं कि हमें अपनी दिल्ली को न्यूयॉर्क जैसा बनाना है, हम कहते हैं कि हमारा लखनऊ लंदन जैसा होगा। वो अमेरिका की एक पुस्तक, बहुत प्रचलित पुस्तक है, फादरलेस अमेरिका, आप सब लोग गूगल करके उसको देखिएगा। तो फादरलेस अमेरिका के राइटर लिखते हैं कि अमेरिका में रहने वाले 40% एडल्ट यानी 15 वर्ष से अधिक आयु के लोग, वो ये नहीं जानते कि उनके बाप कौन है। ये अमेरिका का विकास का मॉडल है। जॉन परकिंस, इकोनॉमिक हिटमैन, उनकी बहुत प्रचलित पुस्तक है कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। और जॉन परकिंस ने, यानी आप उनको भी गूगल करके देखिए, तो जॉन परकिंस आपको बताएंगे कि अमेरिका ने इक्वाडोर के साथ क्या किया, वो पनामा में क्या कर रहे थे, इंडोनेशिया में उन्होंने क्या किया, और दुनिया में, यानी उनका मन हुआ वो इराक में घुस गए। यानी उनको लगा कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, यहाँ तेल हो सकता है, तो अमेरिका बिना किसी कारण के उन्होंने दुनिया भर को तहस नहस करने का काम किया। ये विकास का मॉडल है। क्या ये भारत का विकास का मॉडल हो सकता है? मुझे लगता है ये सोचने के लिए ये पर्यावरण चेतना जगाने का काम हम कर रहे हैं। दूसरा और विकास का मॉडल, जो यूरोपियन कंट्रीज जिनको हम कहते हैं कि हमें अपने शहर को लंदन बनाना है, तो विकास कैसा होगा जी? फ्रांस और जर्मनी वो दुनिया के बड़े देश हैं। एक बार वहां का भी मुझे जाकर के मुझे लगता है देखना चाहिए कि अपने विकास के लिए पूरी दुनिया का शोषण करने का अगर काम किया है, अपने विकास के लिए पूरी दुनिया को लूटने का काम किया है। मैं अभी यहाँ आ रहा था तो एक वीडियो देख रहा था कि अभी न्यूयॉर्क में एक बाढ़ में लोग डूबे हुए हैं। आज उनको उनके कर्मों का फल मिलना शुरू हुआ है। भारत जब 2047 में विश्व गुरु होगा, या भारत को जब लोग कहेंगे कि ये दुनिया की महाशक्ति है, तब हमें हमारे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। इसके लिए ये पर्यावरण चेतना है। मैं 4 दिन तालियों को थोड़ा छोड़ के मुझे लगता है गंभीरता से सुनेंगे, क्योंकि ये विषय मुझे नहीं लगता कि ये ताली जैसा है। मैं 4 दिन अभी हिमाचल में था, तो मैंने देखा जी 2500 से ज्यादा घर टूट गए हैं। 500 से ज्यादा सड़क ऐसे हैं जिनका गांव से कनेक्शन खत्म हो गया है। अनेकों लोग ऐसे हैं जो आज बेघर हैं, जिनको नहीं पता। यानी 80 लाख लोग केवल हिमाचल में रहते हैं। वो बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, जितने आपके लखनऊ में लोग रहते हैं उतने लोग वहाँ रहते हैं, यानी उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। और उनमें 10,000 से ज़्यादा लोग आज उस आपदा से प्रभावित है। और उस आपदा के लिए आप यकीन मानिए, वो हिमाचल जहाँ हम ये कहते थे कि उस प्रदेश में रहने वाला हर 7वां व्यक्ति वो पर्यावरणविद है। जिस हिमाचल के लिए हम कहते थे कि उस हिमाचल में रहने वाला हर व्यक्ति वो प्रो पर्यावरण है ही, आज वहाँ 80 लाख में से 10,000 लोगों को उस आपदा को झेलना पड़ रहा है। और उस आपदा के लिए जिम्मेदार कौन है? तो वो न्यूयॉर्क या लंदन या फ्रांस या जर्मनी नहीं है, वो लखनऊ और दिल्ली और जयपुर में रहने वाले आप और मेरे जैसे व्यक्ति जिम्मेदार हैं। ये इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए क्या करना, तो उसके लिए वो पर्यावरण चेतना जगाने की जरूरत है। हम में से कई लोग जरूर हिल स्टेशन पर घूमने गए होंगे, नहीं गए होंगे तो शिमला यानी मन में आता है। शिमला यानी क्या? एक सपना तो रहता है कि जीवन में एक बार, ज़्यादा बार भी, लेकिन एक बार तो शिमला जाएंगे। क्या करेंगे? तो एक मॉल रोड घूमेंगे, रिज के मैदान में एक फोटो लेंगे, जाको हनुमान जी जाकर के आएंगे। ऐसा पक्के से हम सब लोगों का एक मन में तो होगा, मेरे भी मन में था। लेकिन मैंने जब शिमला को जाकर के देखा तो मैंने देखा कि उसी शिमला में
कुछ लोगों ने जो नहीं समझ पाए कि उनको किस तरह से उनका घर बनाना पड़ेगा, वो लोग नहीं समझ पाए कि कैसे उस पहाड़ के साथ में हमारा बर्ताव होना चाहिए, और आज उन लोगों को बेघर होना पड़ा है। आज आप जाकर के शिमला देखिए, आपको डर लगने लगेगा कि शिमला आने जैसा है कि नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो लोग था, ये जो कालांतर में लोग हुआ, उस पर्यावरण चेतना का लोग हुआ जिसको वापस जगाने का काम कर रहे हैं। एक और कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अमिताभ घोष एक बहुत बड़े स्टोरी टेलर है, उन्होंने एक अभी 2022 में पुस्तक लिखी है लिविंग माउंटेन। मुझे लगता है एक 35 पेज ऐसा करके उनका टोटल पुस्तक में पेज है, तो जल्दी से उसको पढ़ा जा सकता है। नहीं पढ़ते तो उसका बुक रिव्यू कुछ पढ़िए, कुछ यूट्यूब से उसको देख लीजिए। वो अमिताभ घोष अपनी कहानी में एक लिविंग माउंटेन में वो लिखते हैं कि नेपाल की एक लड़की मानसी है जो वो कहानी सुना रही है। वो मानसी बताती है कि उसके गाँव में रहने वाले लोग, यानी उसके गाँव में उसके रहने वाले पूर्वज कबीलों के रूप में साथ साथ में रहते थे। एक दूसरे से जरूर लड़ते थे, लेकिन उनके जहाँ जो हिमालय था उसका वो रोज पूजन करते थे, रोज उसका यानी वो उसको जीवित मानते थे। उनका मानना था कि ये जो हिमालय है ये जिंदा है। फिर एक दिन एक व्यक्ति बाहर से कोई उनके गांव में आया, उसने कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोगों को बुद्धि नहीं है, तुम लोग जानते नहीं हो, तुम केवल इसका पूजन करके छोड़ रहे हो, तुम केवल इसकी पूजा करते हो सुबह शाम जग करके, ये हिमालय तो तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है। तो गाँव के लोग बोले तो उनको लगा नहीं जी हमें नहीं चाहिए, हमारे पूर्वज इसको पूजते आए थे तो हम भी इसकी पूजा नहीं करेंगे। लेकिन वो आदमी चतुर होता है, वो आदमी वापस अपने गांव जाता है। गांव से आने के बाद उसको लगता है कि ये मूर्ख लोग हैं, ये नहीं जानते कि जिस हिमालय को वो केवल पूज रहे हैं, जिस पहाड़ की वो पूजा कर रहे हैं, वो पहाड़ उनके विकास के लिए कितना बड़ा योगदान दे सकता है, उनको वो कितना विकसित कर सकता है। और वो एक दिन अपने गाँव से कुछ लोगों की सेना लेकर के उन गाँव वालों के ऊपर हमला कर देता है। गाँव वाले बहुत भोले थे, उनको लड़ना भी नहीं पता था कि कैसे लड़ना है। वो पहली बार में हार जाते हैं। वो जो व्यक्ति बाहर से अपनी सेना लेकर के आता है, वो धीरे धीरे उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई शुरू करता है। जब चढ़ाई शुरू करता है तो उसको निश्चित तौर पर संपदाएं मिलती है, खनिज मिलते हैं, हीरे जवाहरात मिलते हैं, और धीरे धीरे वो जो व्यक्ति पहला आता है उसका पहली पीढ़ी के लोग वो समृद्ध होने लगते हैं। फिर गाँव वालों को भी लगता है कि यार ये बात तो ठीक कह रहा था, ये आया इसलिए हमें पहले बताया कि आप जाएंगे तो आपको तो समृद्धि मिलेगी, लेकिन हम तो बेवकूफ़ निकले, हमने तो उससे हार भी मानी, और वो हम जिस पहाड़ को केवल पूज रहे थे वो तो उससे जा करके उसने तो विकास कर लिया, वो तो समृद्ध हो गया। तो उस गांव के भी कुछ चतुर लोगों को, जो पहली यानी फर्स्ट लाइन के जो लोग थे, उनको लगा कि हमें भी जा करके अब तो इस पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो वो भी धीरे धीरे चढ़ना शुरू करते हैं, और चढ़ते चढ़ते उनको भी थोड़ी थोड़ी समृद्धि मिलने लगती है, थोड़ा थोड़ा वो भी विकास करने लगते हैं। तो नीचे जो लोग रह गए उनको लगा नहीं, अरे ये तो दिक्कत हुई, यानी हमें जिनको मना कर रहे थे वो लोग भी समृद्ध हो गए, जिन्होंने हम पर आकर के हमला किया वो भी समृद्ध हो गए, लेकिन हम तो रह गए। फिर वो भी सोचते हैं कि नहीं अब हम भी चढ़ाई करेंगे। ऐसे करके उस कबीले के नीचे रहने वाले लोग वो धीरे धीरे सब पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। लेकिन पहाड़ की कैरिंग कैपेसिटी खत्म होती है, पहाड़ को कितना वो सहन कर पाएगा, तो धीरे धीरे वो पहाड़ टूटना शुरू होता है। और जब पहाड़ टूटना शुरू होता है तो जो सबसे ऊपर थे, सबसे सुरक्षित थे, वो तो सुरक्षित ही रहते हैं, लेकिन जो सबसे नीचे से जिन्होंने चढ़ना शुरू किया वो मरना शुरू करते हैं। लेकिन ऊपर वाले बहुत चतुर थे, उन्होंने कहा जी ये पहाड़ तो टूटने लगा है, अब इस पहाड़ को बचाना पड़ेगा। तो नीचे वाले बेचारे जो उस पहाड़ को टूटने से झेल रहे थे, तो उनको लगा कि नहीं पहाड़ को बचाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो लोग सबसे पहले ऊपर जाते हैं वो फिर भी समृद्धि भोग रहे होते हैं, और नीचे वाले लोग और जो कुछ उनके साथ के लोग थे वो वापस नीचे उतरकर एक बूढ़ी दादी को पूछते हैं। उनके गांव में जो सबसे बुजुर्ग महिला थी उसको पूछते हैं कि हमें इस पहाड़ को बचाना है, कैसे बचाएं। तो वो दादी जो जवाब देती है, मुझे लगता है वही विकासार्थ विद्यार्थी का काम है, और मुझे लगता है वही हम सब जो ये बातें कर रहे हैं उसका सार हो सकता है। दादी कहती है मूर्ख लोगों, ये पहाड़ को तुम कभी नहीं बचा सकते, ये पहाड़ तुम्हें बचा रहा था। जब तक तुमने इस पहाड़ के साथ में छेड़छाड़ नहीं की तब तक तुम सुरक्षित थे, और जिस दिन तुमने इसकी समृद्धि के लिए जाना शुरू किया उस दिन तुम्हारा विनाश तय है। वैसी ही यात्रा कुछ आक्रमणकारियों के काल में, कुछ अंग्रेजों के आने के काल में हमने यानी इस भारत देश ने भी शुरू की। हमको भी लगा जी जो दुनिया भर से आया, जो विदेश से आया वो बहुत अच्छा है। हमको भी लगा कि हम छोटी सड़क पगडंडी पर नहीं जा सकते, हमें 4 लेन चाहिए। हमें भी लगा कि छोटी गाड़ी में जाना यानी वो तो अपमान हो सकता है, हमें बड़ी 4 व्हील बड़े से बड़े मॉडल में जाना पड़ा। हमें भी लगा कि हम जिस स्वदेशी जिस खादी का उपयोग करते थे वो तो गलत है, हम तो ब्रांड पहनेंगे। हमें लगा कि हमारे गाँव के मोची ने जो जूते बना करके दिए वो नहीं सही है, हम तो जी दुनिया में जो सबसे बड़े ब्रांड्स है उनको ही पहन करके जाएंगे। हमें भी लगता था कि हमारे जो फूड माइल्स थे यानी हम जो अपने पहले किलोमीटर में ही अपने भोजन की आपूर्ति कर लेते थे वो गलत है, हम तो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स का जो खाना होगा वो खाएंगे। और इस सब का परिणाम हिमाचल ने भोगना शुरू किया है, और वो दिन दूर नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके ही जीवन काल में यानी मेरे और आपके जीवन काल में
वो लखनऊ भी भुगतेगा, वो दिल्ली भी भुगतेगी, वो जयपुर भी भुगतेगा, वो मुंबई भी भुगतेगी। IPCC की रिपोर्ट है, ये साइंटिफिक बात मैं आपको बता रहा हूँ। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने 2022 में अपनी रिपोर्ट दी है। उसने कहा है कि दुनिया भर में जो आप 1.5 डिग्री की बात कर रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट में आपने जो कहा है कि ये तापमान बढ़ने से हमको रोकना है, वो तो आप रोक ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर अब भी आपकी आदतें नहीं सुधरी तो आपके उड़ीसा और कोलकाता जो दो, यानी एक प्रदेश और एक महानगर, वो अगले कुछ सालों में आपके नक्शे से बढ़ जाएंगे। लोग कहते हैं कि 2050 तक मुंबई जो आपका शहर है, जिसको मुंबई ढूंढने की भी जरूर हमारी चाहत रही होगी, वो मुंबई भी इस स्वरूप में नहीं मिलेगा जिस स्वरूप में है। उसी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में बारिश की मात्रा वो बढ़ने वाली है, ये हम लोग नहीं समझे। और हिमाचल में यानी जो आपदाएं आई, जिसको वो क्लाउड बस्ट कह रहे हैं, जिसको बारिश की अधिकता कह रहे हैं, उसको विकास के डेवलपमेंट का फेलियर कह रहे हैं, अगर हमने ठीक से समझा होता तो मुझे लगता है हम जो लोग हैं, जो कैंपसेस में पढ़ते हैं, जो शिक्षा समुदाय है, वह शिक्षा समुदाय जो आज़ादी के आंदोलन में अगर लड़ने का समय था तो सबसे आगे खड़ा था। अगर हम लोगों की जिम्मेदारी है तो कुछ पेड़ लगाने से या कुछ व्यक्तिगत चीज़ें करने से अब वो समय गया। यानी वो करना अच्छा है, वो भी हमें करना है, लेकिन ये व्यक्तिगत हम जिम्मेदारी लेकर के हम पर्यावरण अनुकूल जीवन दे रहे हैं, उतने से नहीं होगा। अब हमें कुछ सीरियस एक्टिविज्म करना पड़ेगा। अब हमें जहाँ गलत है वहाँ गलत को गलत बोलना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि हमारे एक कौम की अगर मर रही है तो उस कौम की को बचाने का जिम्मेदारी कौन लेगा। और वो मैं कल के लिए नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाइए। मैं आपको भरोसे से कह रहा हूँ कि अगर आपने नहीं बचाया तो आपको भी भुगतना पड़ेगा, मुझे भी भुगतना पड़ेगा। तो अपने आज के लिए, और ये जो जन हमने जिसको सबसे अंत में रखा है, ये कोई पर्यावरण संरक्षण के कोई आंदोलन नहीं है। दुनिया में जो भी लोग वृक्षारोपण करते हैं, नदियों को बचाते हैं या बड़े आंदोलन करते हैं, उनमें से वो सब झूठ बोल रहे हैं कि वो पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं। मैं बताता हूं आपको, और ये आप भी मानेंगे कि हम सब लोग ये जन संरक्षण के लिए ये जो पूरा नौटंकी ड्रामा ये दुनिया जो करती है, दुनिया के बड़े बड़े देश जो UN के मंच पर आते हैं, वो आपके और मेरे संरक्षण के लिए है। और आपके और मेरे संरक्षण के लिए अगर हमें करना है तो मुझे लगता है कुछ सीरियस एक्टिविज्म अपने जीवन में रहते रहते उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। उसकी शुरुआत जरूर इन चीज़ों से होगी जो सर ने बताया, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें। हमें लगा होगा सहजता में बताए तो, यानी आप जितनी गंभीरता से मुझे सुन रहे हैं, आपको लगा पता नहीं ये क्या, यानी डर आ रहा है। सर ने वो बातें सहजता से बताई, लेकिन उनका समाधान वही है। मुझे लगता है इन 5 तत्वों के प्रति अधिक संवेदनशील होकर कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज से शुरू करें और जीवन का कुछ हिस्सा जरूर इन 5 में से 4 के लिए अगर हम देना शुरू करेंगे, यही पर्यावरण चेतना है। और इस पर्यावरण चेतना को जागृत करना यही हमारा काम है। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत को एक ऊर्जा तो मिली है और बहुत सारी सीख भी मिलती है कि वास्तव में सही विकास क्या है। तो चमचमाती सड़कें और चमचमाते भवन ही वास्तविक विकास नहीं है, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम विकास के साथ साथ में प्रकृति संरक्षण, अगर हम विकास नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जिस गति में आगे जाना चाहिए वो नहीं चलेगा। तो हमें लगता है कि विकास के साथ साथ में हम इन 5 जा की जो संकल्पना हमारी है, इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा वास्तविक विकास भी होता रहेगा और हमारी प्रकृति भी बची रहेगी। तो अब इसी कार्यक्रम के निमित्त आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही और आपके कॉलेज की यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय दीदी से मेरा आग्रह है कि आप आज की संगोष्ठी का जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने वक्तव्यों से अपने कॉलेज की बहनों को, और इस कार्यक्रम में हमारे जो अतिथि लोग आए हैं, अतिथिगण जो हम लोग के हैं, आप आए और इस कार्यक्रम में जो पूरा कार्यक्रम का कंक्लूजन है उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। हमारे आज के मंचस्थ अतिथि विद्वान वक्ता प्रोफेसर आलोक धवन जी, जो कि जाने माने साइंटिस्ट हैं। हमारे मुख्य अतिथि अखिलेश निगम जी, जिन्होंने छोटी छोटी बातों से आपको बहुत बड़ी बड़ी सीख दी। हमारे राष्ट्रीय संयोजक SFT के राहुल गौड़ जी, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि आज आपने नवयुग कन्या महाविद्यालय में आकर इस प्रांगण को धन्य किया, साथ ही साथ हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। आप सभी का हृदय तल से धन्यवाद। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे इंद्रेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस कार्यक्रम का संचालन किया है। और फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स कहने के पहले मैं कुछ जो पर्यावरण पे बातें चल रही थी, क्योंकि जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, राहुल जी ने सही कहा कि हम जन संरक्षण की ही बात करते हैं,
क्योंकि मनुष्य बहुत स्वार्थी है। जब वो पर्यावरण को बर्बाद कर रहा था तब भी वो अपने ही लालच और अपने ही संरक्षण के लिए कर रहा था, और आज जब वो पर्यावरण को बचाने की बात करता है तब भी वो अपने लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए कर रहा है। तो ये जो मनुष्य की स्वार्थ की प्रवृत्ति है उसने मनुष्य को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ये, मैं अर्थशास्त्र की विद्वान हूँ, पर ये वाकई में दुर्भाग्य है कि जब हम अपनी, क्योंकि हमने सनातन धर्म में जो अर्थ का मतलब था उसको लिया ही नहीं, हमने अर्थ को माना वही लंदन का विकास का मॉडल, वही अमेरिका का विकास का मॉडल, जो कि ये मॉडल रहा कि वो दूसरे देशों में जाकर जहाँ पर संसाधन उपलब्ध थे प्रचुर मात्रा में, उन पर आक्रमण किया, वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज लगाई और फिर वहाँ पर राज किया और वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर रखा, और हमारी मानसिकता को ऐसा गुलाम बना दिया कि हम आज तक सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो सही है और जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमारे लिए कहती है वो सब हमारे लिए बेमानी है, और हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। बहुत आशा थी कि जब हमारी वर्तमान में जो सरकार है 8-9 साल से, हमें बहुत आशा थी कि ये शायद डेवलपमेंट का कुछ ट्रैक चेंज करेगी। तो जो राहुल जी सोशल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं कि अब हम, ये ठीक है, हम एक द्योतक के तरह से वृक्ष लगा देते हैं, जगह नहीं है तो जगह बची ही नहीं, तो जगह नहीं है तो पौधे लगा देते हैं, जल को बचाना है, ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां हमारी भी हैं, बिजली इधर उधर जलते हुए नहीं छोड़ना है। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे पर्यावरण पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी, पर उसके साथ साथ हमें बड़े संकल्पों की भी आवश्यकता है, और वो बड़े संकल्प ये होंगे कि हम और आप, हम सभी को खड़े होना पड़ेगा अपने अस्तित्व के लिए और अपने आने वाले भावी पीढ़ी के लिए, जो कि अखिलेश जी की कविता में भी उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही थी जो कि हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि हम इस तरीके से विकास करें कि जो आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारी वंचित न रह जाए जीवन से। इस तरीके का विकास हमें करना है कि जैसे ये आपने एक कहानी सुनी होगी कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, तो उसको लगा कि हम एक बार में ही मार डालें तो सारे अंडे हमें एक बार में ही मिल जाएंगे, और उसके हाथ कुछ नहीं लगा। हम लोग भी जब विकास कर रहे हैं, विकास के पथ पर चल रहे हैं, तो उसी सोच के साथ चल रहे हैं, वही दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं, और उसमें दुर्भाग्य है कि भारत भी अछूता नहीं। भारत में हमारे इस समय राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदुत्ववादी एजेंडे पे काम करती है, सनातन धर्म के पथ को लेकर चलने की बात करती है, पर ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो भी अमेरिका के ही मॉडल को लेकर चलती है। चाहे वो बड़े बड़े हाईवेज हों, चाहे आपके एक्सप्रेसवेज हों, सभी को सुविधाएं पसंद होती हैं, पर अस्तित्व से बढ़कर हमारी सुविधाएं नहीं हैं। ये हम सभी को मानना चाहिए। आप इस चीज को ध्यान करिए कि जो भी हमारे देवी देवता थे, क्यों उन्होंने निर्जन स्थानों पर अपना वास बनाया। हम कैलाश मानसो उनके पीछे पड़ गए, हम वैष्णो देवी हर साल जाते हैं, हम शादी के बाद हनीमून मनाने भी वैष्णो देवी जाते हैं। तो क्या हम उसकी पवित्रता को आत्मसात कर पाए? और हमें ये वाकई में सोचना पड़ेगा कि अगर हम किसी तीर्थ स्थान पर, खास तौर पे जो पहाड़ों पर विद्यमान हैं, उनको खोखला हम ही लोगों की सुविधा के लिए किया जा रहा है कि हम वहां पर सीधे पहुंच सकें। एक जियोलॉजिस्ट हैं जाने माने, ध्रुवसेन सिंह, वो हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के अलुमनाय भी हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में के प्रोफेसर भी हैं, और भारत या विश्व में उनका नाम भी है। जो केदारनाथ की त्रासदी हुई थी उस पर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं तो हम जो भी विकास का मॉडल अपना रहे हैं बहुत अच्छा ही अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब लोगों ने अपने घर बसाए, कॉलोनीज बसाई,
जो केदारनाथ में पूरे शहर बह गए, उसका कारण ये था कि जो रिवर बैंक्स सूख गए थे, जहाँ से नदियों का प्रवाह होता था, हमने वहाँ पर आबादी बसा ली। और जब नदियों की जगह पर हमने आबादी अपनी बसा ली, आज उसमें जल नहीं है, पर जब उसका वो रास्ता है, जब जल आएगा तो वो अपना रास्ता वहीं से जाएगी। और उस त्रासदी का सबसे बड़ा कारण यही था। प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह, जैसे हम रेफरेंस देते हैं, उनके रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो बातें करने के लिए बहुत हैं, पर हम सभी बस ये कर सकते हैं, और ये पर्यावरण चेतना के लिए, जो जैसा राहुल जी ने कहा, हम कार्य इसीलिए कर रहे हैं कि आप सभी में वो चेतना जगे। और अगर हमें सरकार से भी अपनी बात रखनी है तो वो किसी का विरोध नहीं होता, हम सही बात जब रख रहे होते हैं। आप दूसरी लाइन उसके नीचे आप देखेंगे तो नर्चरिंग ग्रीन यूथ लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अब ग्रीन यूथ लीडरशिप की बात हो रही है, और ये इसीलिए आप जैसे युवाओं के बीच ये बात हो रही है कि आप ही ये लीडर्स होंगे, क्योंकि आप ही ये बात समाज को समझा सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी एक तरीके से बहुत ही इग्नोरेंस में रहते हैं, पर वो इग्नोरेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि असंवेदनशील हैं। पर पढ़े लिखे लोग सब कुछ जानते हुए भी असंवेदनशील हैं। और आप जो ग्रीन यूथ पार्लियामेंट्स कराई जा रही हैं, ग्रीन यूथ लीडरशिप डेवलप करने की बात हो रही है, तो लीडर क्या है कि आप वो राह दिखाएगा आपको कि आपको किस दिशा में चलना है। तो हमें अपनी गति पर थोड़ा लगाम लगानी होगी। अर्थशास्त्री हूँ, फिर भी मुझे थोड़ा सा एक तरीके से विरोधाभास लगता है कि जब पेपर में पढ़ती हूँ, न्यूज़ में आता है, पैनल्स में भी बुलाया जाता है, मुझे जरा सी ग्रोथ रेट कम होती है तो वो हल्ला होने लगता है। पर ग्रोथ रेट होती क्या है कि जो जिस स्तर पे हम हैं उस स्तर से हम कितने ऊंचे उठे, उस स्तर को ही प्राप्त करने के लिए हमने कितने संसाधनों का निर्ममता से दोहन किया है। आज जो राहुल जी कह रहे थे कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आज वो उन्होंने अपने कृत्यों का परिणाम भुगत रही हैं। तो अगर वो अपने कृत्यों का परिणाम भुगत रही हैं तो हम आप भी अपने कृत्यों का परिणाम भुगतेंगे। और क्योंकि इसमें आम जनमानस ही सब कुछ नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीजें हम नहीं चाहते हैं, पर अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स हम पे थोप देते हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम पर इम्प्लीमेंट होती हैं, तो उसमें हमारा कहीं रोल ही नहीं होता है। पर यूथ लीडरशिप की हम बात क्यों कर रहे हैं? जिससे कि आप इन चीज़ों के खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकें, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें कि आप क्या चाहते हैं। आप चिंतन करिए, मनन करिए। राहुल जी ने अपने वक्तव्य में 3-4 किताबें आपको बताई। उन किताबों को आप देख सकते हैं। आप खरीद नहीं सकते तो आप सोशल प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध हैं, गूगल पे उपलब्ध हैं, वहाँ देख सकते हैं। आप रेवोल्यूशन ला सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे आप देखिए, आप चाहे वो रील्स हो, चाहे आपके स्टेटमेंट्स हो, ट्विटर पे बहुत छोटे में ही आपको लिखनी पड़ती है अपनी बात, तो और फेसबुक पे आप बहुत बड़े आर्टिकल टाइप का भी लिख सकते हैं, ज़्यादा लिख सकते हैं। ब्लॉग्स पे अपनी पूरी पेपर या विचारधारा ही लिख सकते हैं। तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं और लाए ही हैं। अगर हम देखें तो सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं सबसे ज़्यादा भारत में ही हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भी हम सबसे ज़्यादा हैं। तो नेचुरल बात, अभी अखिलेश जी के जो कविता थी और उनके वक्तव्य में भी ये बात आई। उन्होंने इस चीज़ हम पढ़ाते भी थे, मतलब जब क्लासेस ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लेते थे, कि देयर इज रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। पॉपुलेशन अगर एक हद तक बढ़ेगी तो हमें कुछ ना कुछ संसाधनों का दोहन करना ही पड़ेगा। ज़्यादा जनसंख्या होगी तो ज़्यादा दोहन करना पड़ेगा, ज़्यादा पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जब संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, और हम अगर ओवर यूटिलाइज उसको करते चले जा रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, ये क्राइसिस कभी ना कभी तो क्रिएट ही होगी।
इसी तरीके से हम अर्थशास्त्र की दृष्टि में अगर देखें तो चाहे हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार की बात करें, चाहे हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आने वाली है, गांधी जी की बात करें, चाहे हम इकोनॉमिस्ट हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे.के. मेहता जी, उनकी थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस की बात करें, तो ये तीनों विचारक ऐसे बहुत सारे विचारक जिनकी जो मूल मंत्र है वो यही है कि विकास का मॉडल हमारे सनातन धर्म से होकर, जो हमारी उसमें हमने मॉडल अपनाया है, उस दिशा से होकर जाएगा, तभी ये सस्टेनेबिलिटी, तभी ये पोषणीयता हम हासिल कर पाएंगे। क्योंकि जे.के. मेहता की थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस ये नहीं कहती है कि हम कुछ भी ना कंज्यूम करें और हम मर जाएं। जितना हमारे लिए नेसेसिटी है हम उतना कंज्यूम करें। गांधी जी भी कहते हैं वी शुड कंट्रोल आवर ग्रीड, वी शुड वर्क फॉर आवर नीड, मतलब हमें अपनी आवश्यकता के लिए कार्य करना है, अपनी लालच के लिए नहीं। तो सबका मूल मंत्र वही है, और ये हमारी हिंदू संस्कृति का भी मूल मंत्र यही रहा कि हमने अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर रखा था, तो किसी वजह से कर रखा होगा। जैसे राहुल जी ने भी कहा कि हमारे जो पूर्वज थे वो मूर्ख नहीं थे। अगर वो इस जल की, जंगल की, जमीन की, जानवर की, सबकी पूजा कर रहे थे, तो ये लास्ट में जो जन खड़ा है उसको लास्ट में रखना ये भारत की संस्कृति रही है, और उसको प्रथम रखना जो है वो पाश्चात्य संस्कृति रही है। उसको प्रथम रखकर ही हमने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, और आज हम इतनी आपदाओं से घिरे हुए हैं। बिन मौसम बारिश होती है, टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, कभी टेम्परेचर बहुत कम होता है, नए नए वायरस उत्पन्न हो जा रहे हैं, और हर साल कोई ना कोई एक वायरस होता है, डॉक्टर भी जो उसका इलाज नहीं कर पाने में सक्षम। कितना रिसर्च करेंगे आप? तो ये एक विशियस, हम लोग पढ़ाते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी होती, उसी तरीके से ये विशियस सर्कल ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग एक तरीके से फंस चुके हैं। इससे कैसे निकलना है वो स्ट्रेटजीज जो है स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट जो है वो डिज़ाइन करता है, उस ओर सोचता है, और आप भी क्योंकि स्टूडेंट हैं तो आपको भी विकास का मॉडल क्या होना चाहिए इस पे चिंतन मनन करना होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पहले आप उसको अच्छे से पढ़ें, जब ज्ञान अर्जित करें, और उसके साथ साथ सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं, उसके साथ साथ हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए क्या ज़रूरी है इस पर भी चिंतन मनन करना चाहिए हमको। तो इसी के साथ मैं फिर से अपने मंचस्थ अतिथियों का, जो हमारे संचालक महोदय का, हम सभी का धन्यवाद देते हैं। हमारे विभाग संगठन मंत्री अनुज श्रीवास्तव जी का धन्यवाद देती हूँ कि आप शुरू से हमारे कार्यक्रम में रहे। हमारे जिला संगठन मंत्री ऋषभ जी, आपका धन्यवाद देती हूँ। तुषार जी हमारे जिला के संयोजक, और अपूर्वा जी जो एसएफडी का काम देख रही हैं, आप जैसी ही छात्रा हैं और वो एसएफडी का काम देख रही हैं। लखनऊ के महानगर मंत्री अभिनव जी, शौर्यवर्धन जी हमारे पश्चिम जिले के, जो जिसमें आपका नवयुग कन्या महाविद्यालय आता है, इसके संयोजक हैं, इसलिए ऋषभ जी और शौर्य जी थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण नवयुग कन्या महाविद्यालय के लिए हो जाते हैं इस कार्यक्रम को पूरा रूपरेखा देने में। और डॉक्टर सीमा पांडे जी लखनऊ महानगर की खेल गतिविधि आयाम की प्रमुख हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, और नवयुग कन्या महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। आपका भी धन्यवाद परिषद के कार्यक्रम की वजह से। और लीना मिश्रा जी जो राजेंद्र नगर इकाई है जिसमें ये कार्यक्रम हो रहा है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बालिका इंटर कॉलेज की प्राचार्य हैं, आपने समय निकालकर नवयुग कन्या महाविद्यालय के इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। उपस्थिति से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डीआईजी साहब के साथ जो भी पुलिस जन आए हैं, मुझे लगता है कि आज आपने इतने लोगों को सुना तो आपका भी फील्ड ये नहीं है, पर आज अकादमिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षिकाएं जो कि 11:15 बजे से मैंने देखा था कैमरे में यहाँ पर बैठी हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो सोनू मिश्रा जी मोहनलालगंज इकाई के जिला संगठन मंत्री हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी स्टूडेंट्स जो अभी तक
इस कार्यक्रम को सुन रही हैं। आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि बौद्धिक कोई सुनना नहीं चाहता है और थोड़ी बहुत जो उठ के गई हैं तो उनका इंटरेस्ट शायद अपने ही जीवन के प्रति नहीं है, इसलिए इतने गंभीर मुद्दे पे उन्होंने सुनना नहीं चाहा। और इस कार्यक्रम को एक तरीके से रूपरेखा देने में एक सामंजस्य का जो काम किया है इंद्रेश शुक्ल जी और हमारी पर्यावरण गतिविधि समिति ने, जिसकी अध्यक्ष जो हैं प्रोफेसर मंजुला यादव जी हैं, डॉक्टर नीतू सिंह जी और नेहा यादव जी, आप जो भी पर्यावरण समिति हमारी है उसके जितने भी मेंबर्स हैं, डॉक्टर सरोज रानी जी, आप सभी लोग लगातार काम कर रही थी। अचानक मतलब जो कुछ भी बताया गया उसको बहुत ही व्यवस्थित रूप से आपने कार्यक्रम किया और नीचे जल संरक्षण का द्योतक हमने जो घड़ा रखा है और उसमें कुछ बूंदे पानी की डालनी है, तो कार्यक्रम तो औपचारिक रूप से अब समाप्त होता है, पर कुछ छात्राएं और शिक्षिकाएं जो हैं मैं चाहूँगी कि उसमें जल डालें। और अगर हमारे अतिथियों के पास समय है, मेरा आग्रह है कि जो है हमने कुछ, हमारे यहाँ बहुत ग्राउंड नहीं है, ज़मीन नहीं है, क्योंकि हम हब ऑफ द सिटी में हैं, चारबाग से 1 किलोमीटर की दूरी पे है कॉलेज, तो यहाँ पर जगह तो नहीं है, पर हमने प्रयास किया है गमले में पौधे लगाने का, तो उसमें से 4 पौधे हम आपके माध्यम से आज चाहेंगे, बाकी आगे लगते रहेंगे। और जो 22 जुलाई की बात कर रहे थे उस दिन भी हमने ये प्रयास किया था कि कुछ बड़े गमलों में हमने जो पेड़ हो सकते थे लगाए थे और बाकी छात्राओं को और शिक्षिकाओं को उनके आग्रह पर उनको पेड़ पौधे दे दिए गए थे, क्योंकि जिसके भी घर के आसपास ज़मीन थी, पार्क थे, सबने उन पेड़ पौधों को लगाया था। तो हर किसी को अपना कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। अधीश जी भी झुककर बैठे हुए हैं पीछे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि विद्यार्थी परिषद का SFD आयाम का एक कार्यक्रम है, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। में जा करके उसमें कुछ न कुछ पानी डालना चाहिए और उसके फोटो को लेकर के सेल्फी लगानी चाहिए। और साथ ही साथ में जो बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं पर्यावरण गतिविधि में, उनका पोस्टर ने बनाया है, तो उस पोस्टर का विमोचन भी अभी होगा। उन बच्चों की जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनके साथ एक फोटो भी होगी। तो ये आपका जो नवाचार है और आपका जो ये संदेश है ये सब तक पहुंचता रहे। हमें लगता है कि आज का ये कार्यक्रम हमारा सफल कार्यक्रम है और अब कार्यक्रम हमारा अपनी संपन्नता की ओर है। और हमें आशा है आप सभी नवयुक्त के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी शिक्षक साथी हैं और जो हमारी बहनें हैं, हमें लगता है कि अगर आगे भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो आप सबका सहयोग ऐसे ही मुझे मिलता रहेगा। एक बार पुनः मेरे एक आमंत्रण पर CBMR के डायरेक्टर प्रोफेसर आलोक धवन जी, PID साहब अपने इतने व्यस्ततम समय में अपना एक कीमती समय हम लोगों को दिया, इसलिए आप सभी को पुनः बहुत बहुत आभार सर। और हमें आशा है कि भविष्य में अगर हमारे कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो आप उसमें भी हम सभी को अवसर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं अपूर्वा जी से आग्रह करता हूँ कि राष्ट्रगान के लिए आए। शुभ नामे जागे
बार भी नहीं। हाँ बनाएंगे तो सोचेंगे थर्ड सेम बीएससी थर्ड सेमेस्टर आपका है पोस्टर कौन सा जिन जिन बच्चों ने हो गया कम से कम मेरे को पता है। आ जाओ बेटा हम लोग आ जाएंगे आगे चलो सामने प्लीज सर। अभी ऐसा है अच्छा ये पकड़ इधर राहुल मैम मैम प्लीज मैम अरे हमारा सामने प्लीज मैम सामने मैम हाथ तो धुलिए उसमें हाथ नहीं ऐसे चल देंगे हाथ लगेगा हाथ लगेगा मैम सामने प्लीज यस मैम ओके हो जाएगा मैम मैम